इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 301। गीत का बोल पृष्ठभूमि में चल रहा था। दो लोगों को एक साथ लाना और उन्हें एक परिवार में बदलना एक विशेष प्रकार का भाग्य होना चाहिए। वह आपसे थोड़ा अधिक प्यार करता है और आप बदले में उससे अधिक प्यार करते हैं। आपने एक दूसरे में खुशी पाई है। अब से आप अकेले नहीं हैं। जब गाना बज रहा था तो रणविजय चुप रहने का इरादा नहीं कर रहा था। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं तुरंत तुम्हारी सुंदरता से मोहित हो गया था। उस एक दुर्घटना के बाद मैं इसके बारे में, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। यह एक सपने जैसा था। लेकिन फिर मेरे माता पिता लापता हो गए और मुझे मेहरा परिवार से बाहर निकाल दिया गया। मेरे जीवन के उस दौर में मैंने अंधकार का अनुभव किया। पूर्ण अंधकार, जहां मैं बिल्कुल भी प्रकाश नहीं देख सकता था। जब वह बोल रहा था तो उन वर्षों की यादें रणविजय के दिमाग में उमड़ पड़ी। एक बड़े से बड़े युवा गुरु से वह एक आत्मघाती व्यक्ति बन गया जिसने जीने की इच्छा खो दी। वे वास्तव में अंधकार में समय थे। बोलते बोलते रणविजय की आवाज़ गहरी और भावनाओं से भरी हुई हो गई थी। उसकी आवाज़ ने अनन्या के दिल में एक दर्द पैदा कर दिया और उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है। वे दोनों अब मोमबत्तियों से चिन्हित दिल के आकार के अंदर पहुंच चुके थे। वे अब एक दूसरे का सामना कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसके बाद तुम मिंगमैन के साथ वापस आ गए और एक बार फिर मेरी जिंदगी में कदम रखा। और जब तुम आए तो ऐसा लगा जैसे तुमने मेरी अंधेरी दुनिया में रोशनी की चिंगारी वापस ला दी हो। सच कहूं तो पहले तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते गए और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते गए, मैंने धीरे धीरे तुम्हें और भी खूबसूरत पाया। सिर्फ तुम्हारी शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल और आत्मा भी। तुम्हारी हर चीज़ ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया। रणविजय ने बात करना बंद कर दिया और उस पल अनन्या वास्तव में रणविजय की ईमानदारी को महसूस कर सकती थी, जो उसकी आंखों की गहराई से निकल रही थी। अनन्या के दिल में उस समय एक कंपन दौड़ गई जब वह भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला से टकरा गई। दर्द, चिंता, घबराहट, शर्म, संतोष, खुशी आदि, ये सब उसे भ्रमित कर रहा था और उसे अभिभूत कर रहा था। लेकिन उस पल में किसी भी चीज़ से ज्यादा खुशी और संतोष हावी था। रणविजय ने वहीं से बात शुरू की जहां उसने छोड़ा था। सच तो यह है अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं यह अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम मिंगमैन की मां हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा था। साथ ही शुक्रिया अनन्या, मेरे जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक नीरस और उदास जगह होता, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया खूबसूरत है। अनन्या के पतले होंठ अब एक पतली रेखा में दब गए थे क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और रणविजय को देखा। उसकी बड़ी और तेजस्वी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। वह भावुक हो गई और वे खुशी के आंसू थे। ठीक है, बेशक एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं, और इसका संबंध मेरे बारे में आपकी एक छोटी सी गलतफहमी से है। सच तो यह है कि मैंने कभी भी मशहूर हस्तियों को नीची नज़र से नहीं देखा। रणविजय अब बिना कुछ छिपाए अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू की थोड़ी सी मात्रा के कारण एक चमक थी। ये भावना अपराधबोध और प्रेम का संकेत था। इसीलिए रणविजय ने कहा, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाने जा रहा हूँ। जब उसने बोलना बंद किया तो रणविजय ने अपने बगल में एक छोटी सी मेज की ओर हाथ बढ़ाया। मेज पर माइक्रोफोन था जिसे उसने पकड़ लिया। ओह! जिस क्षण रणविजय ने माइक्रोफोन उठाया, कुछ और हुआ। अचानक उनके चारों ओर रोशनी के फटने लगे। यह एक महाकाव्य आतिशबाजी प्रदर्शन था जो मोमबत्तियों के बाहरी हिस्से में एक सकल में व्यवस्थित आतिशबाजी की सरणी द्वारा संभव हुआ था। सभी पटाखे किसी तरह के स्वचालित घूमने वाले उपकरण से जुड़े हुए थे जो अब चारों ओर घूम रहे थे और हर जगह चिंगारी उगल रहे थे। परिणाम देखने लायक एक सुंदर दृश्य था। टू यू अपने अंत पर पहुंच गया और स्पीकर में एक और धुन सुनाई दी। इस बार यह एक गीत के साथ था। जैसे ही उसने इसे सुना, अनन्या को पता चल गया कि वह कौन सा गीत था। जस्ट लविंग यू। मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहती थी। तुमने मुझे अकल्पनीय खुशी दी है, रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह। कहो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, कि तुम मेरी जड़ें और मेरे पंख होगे। तुमने मुझे उड़ने दिया और वापस लौटने के लिए एक घोंसला दिया। मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार और सक्षम हूँ। चलो हम समय की नदी के साथ बहते हुए साथ रहें। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रणविजय की आवाज़ गहरी और दमदार थी। जैसे ही गीत उसके होठों से फूटे, उसकी भावना से भरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। बस ऐसे ही उसने गीत के माध्यम से अपने दिल की आवाज़ को व्यक्त किया। अनन्या उस समय पहले से ही मंत्रमुग्ध थी। उसे रणविजय के गायन कौशल की जरा भी परवाह नहीं थी, नहीं उसे उनके चारों ओर मोमबत्तियों या यहाँ तक कि आतिशबाजी की भी परवाह थी। फिर उसने बस रणविजय को देखा। रणविजय की गायन आवाज़ ने अनन्या की आंखों में उमड़े आंसुओं को अंतिम धक्का दिया। बिना आवाज़ के वे उसके पीले गालों से नीचे बह गए। मैं बस तुमसे प्यार करता हूं और दुख और खुशी के बीच भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो सांसारिक भी सार्थक हो जाता है।
मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मिठास और शांति के माध्यम से तुमसे प्यार करता रहूँगा। उस तरह का एहसास तुम हो। जैसे ही गाना बजता है, काजल, जो फी, झाओ फैंग और अन्य लोग जो कुछ भी देख रहे थे उससे पूरी तरह से अभिभूत हो जाते हैं। वे सभी स्तब्ध थे और सचमुच अवाक रह गए थे। लंबे समय तक वे भावनाओं की उस लहर से खुद को नहीं निकाल पाए थे जिसने उन्हें एक टन ईंटों की तरह मारा था। यहाँ तक कि मिंग मैंग भी अब बिना कुछ कहे उस दृश्य को देख रही थी, जैसे कि उसे आखिरकार इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया हो कि क्या हो रहा है। अद्भुत, कितना अद्भुत। मेरे भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है ना? मेरे भाई ने आखिरकार एक परिवार बनाया, काजल ने लाल लाल आंखों से कहा। वह भी अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। जो फेई भी इतनी भावुक थी कि अब वह रो पड़ी। बड़ी बहन यान आखिरकार एक खुशहाल परिवार का हिस्सा बन गई है। ये बहुत बढ़िया है। ये कहना सुरक्षित था कि काजल और जो फेई वास्तव में रणविजय और अनन्या के साथ सहानुभूति रख सकते थे। यही वजह है कि वे दोनों उस पल में भावुक हो गए थे। काजल जानती थी कि पिछले 5 सालों में उसके भाई ने कितना कुछ सहा है, ठीक उसी तरह जैसे जो फेई समझती थी कि उसकी बड़ी बहन यान ने 5 सालों की कठिनाई को कैसे झेला है। अब रणविजय और अनन्या दोनों को एक साथ खुश देखकर काजल और जो फी दिल की गहराइयों से खुश हो गए। झाओ फैंग के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने 2 आकृतियों को देखा। शायद गुरु और उनकी पत्नी समय के अंत तक एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं जब समुद्र सूख जाते हैं और जमीनें बिखर जाती हैं। इस बीच अन्य 2 महिलाएं, लियन्ना और लुओ किंग, उनके सामने रोमांटिक सेटिंग पर व्यवहारिक रूप से झूम रही थीं। भगवान, भाई रणविजय बहुत 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 रोमांटिक है, लियन्ना ने फुसफुसाया। समूह में कुछ लोगों के अलावा 10 से अधिक उड़ने वाले ड्रोन वास्तव में क्वाडकॉप्टर प्लाजा के ऊपर मंडरा रहे थे। ड्रोन विभिन्न कोनों से पूरे दृश्य को वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर भी किसी ने वास्तव में ड्रोन की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। रणविजय का रोमांटिक इशारा किसी और चीज पर ध्यान देने के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। बेशक सिर्फ वे ही नहीं थे जो पूरा नज़ारा देख सकते थे। सामने की अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने भी पूरी घटना देखी थी। अगर झाओ फैंग और बाकी लोग अपना सिर घुमाते तो उन्हें निस्संदेह पता चलता कि प्लाजा के सामने की इमारतों की पूरी कतार में बहुत से लोग अब अपनी खिड़कियों पर खड़े थे। उनमें से ज्यादातर ने अपने फ़ोन निकाले हुए थे और रोमांटिक पल को फिल्मा रहे थे। फिर अगर झाओ फैंग और बाकी लोग अपना सिर घुमाते तो वे ये भी देखते कि सड़क के दूसरी तरफ पहले से ही एक अच्छी भीड़ जमा हो चुकी थी। अगर प्लाजा के आसपास के इलाके को ट्रैफिक पुलिस ने घेर नहीं रखा होता, हर 10 मीटर पर सड़क पर एक अधिकारी तैनात था और सड़कों को बंद करने के लिए पीले रंग की पुलिस टेप नहीं होती, तो भीड़ निश्चित रूप से प्लाजा में सिर्फ नज़दीक से देखने के लिए दौड़ पड़ती। फिर भी झाओ फैंग अभी भी दूर से चीखों और जयकारों की आवाज़ें सुन पा रहा था। बेशक सड़क पर भीड़ के अलावा सन डोंगहेंग का गिरोह भी ये दृश्य देख सकता था। सन डोंगहेंग की पार्टी में घुसने वाले 10 या उससे ज्यादा लोग अब विला की छत के किनारे कुर्सियों पर खड़े थे। पंजों के बल पर खड़े होकर वे सब कुछ दूर पर हो रहे दृश्य को देख रहे थे। हे भगवान, निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा हो गया है। इस तरह का प्रेम स्वीकारोक्ति बहुत बढ़िया है ना? कौन सी लड़की इस तरह की बात का विरोध कर सकती है? ओह, कितना रोमांटिक है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सन डोंगहेंग के घर पर पार्टी में शामिल लोगों के बीच आश्चर्य की आवाज़ें गूंज उठीं, क्योंकि वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है। सन डोंगहेंग ने कुछ देर तक इस दृश्य को देखा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर घुमाया और एक मोटे आदमी को देखा और कहा, अरे तुम्हारी कार में दूरबीन है ना? अभी जाकर ले आओ, मैं इस जोड़े को देखना चाहता हूँ। शायद यह एक सुंदर आदमी और एक खूबसूरत महिला है। जल्दी करो, आगे बढ़ो। लेकिन मैंने अभी तक देखना समाप्त नहीं किया है, मोटा आदमी कार पार्क में तेजी से भागने से पहले धीरे से बुदबुदाया। ओह, समय बीतता जा रहा है। कृपया याद रखें कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ओह, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे प्यार करता रहूँगा। कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे हमें रास्ते में कितने भी तूफान और बारिश का सामना करना पड़े। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे प्यार करता रहूँगा। अपनी सारी खुशियाँ आपकी हथेली पर रखूँगा। ओह, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे प्यार करता रहूँगा। धीरे धीरे रणविजय गीत के अंत के करीब पहुँच रहा था। शुरू से लेकर अंत तक अनन्या सिर्फ रणविजय को देखती रही और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसकी गहरी भावनाओं से भरी निगाहें पूरे समय रणविजय पर टिकी रहीं। वह जानती थी कि उसे अभी मुस्कुराना चाहिए क्योंकि वह कितनी खुश थी। फिर भी उसके आंसू बहने बंद नहीं हुए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आखिरकार उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया था और उसने ऐसा इस तरह से किया था कि वह भी कम से कम बेहोश हो जाएगी। उसे यह पसंद आया, राजकुमार चामिंग द्वारा प्रेम गीत के माध्यम से अपने प्यार को कबूल करने वाली पूरी बात। रणविजय ने गीत का अंतिम छंद गाना शुरू किया। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं ये सब चाहता हूँ। रणविजय की गहरी आवाज़ ने गीत की गहरी भावनाओं को बाहर निकाल दिया था और अनन्या को उसके लिए उसके मन में मौजूद प्रेम की गहरी भावनाओं का अनुभव कराया था।
जब गीत समाप्त हुआ तो रणविजय ने अनन्या को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। वह जानता था कि वह इस खूबसूरत महिला को अभी अपनी बाहों में खींच सकता है, इसलिए उसने अपनी बाहों को आमंत्रित करते हुए बढ़ाया और अनन्या के शरीर के चारों ओर लपेटा, उसे अपनी छाती से सटा लिया। वहीं रणविजय ने महसूस किया कि उसकी नब्ज थोड़ी तेज हो गई है। उसी समय उसे शांति की भावना महसूस हुई, गर्मजोशी और संतुष्टि की भावना। ये घर जैसा महसूस हुआ, एक ऐसा घर जो संपूर्ण और संपूर्ण था। एक संपूर्ण रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। रणविजय कांपती आवाज में अनन्या के कानों में बोला, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी और मेरे साथ रहोगी? चलो हम साथ मिलकर एक संपूर्ण परिवार बनाते हैं। मुझे तुम्हारी बाकी जिंदगी की हिफाजत करने दो। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश महिला बना दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और साथ में हम अपने पंख फैलाएंगे और आसमान में उड़ेंगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। रणविजय को ऐसा पहली बार महसूस हुआ था। ये सच था कि उसने पहले भी दूसरी महिलाओं को डेट किया था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि अनन्या ही वह महिला है जिसकी हिफाजत करने में वह अपनी बाकी जिंदगी बिता देगा। अनन्या के आंसू उसके गालों पर बह निकले। रणविजय की बाहों में अनन्या ने अपने गले में जमा गांठ को काबू में किया और कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रणविजय, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। काबूम। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल में उनके दो दिल एक साथ मिलकर एक हो गए हों। एक बार जब वे बोले गए तो वे शब्द एक प्रतिज्ञा के हिस्से की तरह थे। यह एक नई शुरुआत थी जहां अनन्या और रणविजय एक दूसरे के हो गए। खटखट। रणविजय ने अपने दाहिने हाथ में जो माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था वह शोर मचाते हुए जमीन पर गिर गया। उनकी गले लगाने वाली बाहें ढीली पड़ गईं और वे एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। रणविजय ने अपना सिर पीछे झुकाया जिससे उनके चेहरों के बीच थोड़ी दूरी बन गई। उसकी आंखें एक बार फिर अनन्या से मिली, उनमें निहित प्रेम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अनन्या को इस बात का आभास था कि क्या होने वाला है। वह बिना पलक झपकाए रणविजय की आंखों में देखती रही, यहाँ तक कि उसके आंसू भी बहना बंद हो गए थे। अनन्या ने देखा कि रणविजय धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा रहा है। कुछ क्षण बाद वह उसकी आंखों के कोने से आंसू पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो गर्मजोशी, आराधना और कोमलता से भरी हुई थी। धीरे धीरे वह अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। अनन्या का दिमाग खाली हो गया क्योंकि वह रणविजय के पास आते चेहरे को खालीपन से देख रही थी। वह और करीब आ गया, अब और भी करीब। आखिरकार इस तरह वह चुंबन शुरू हुआ जो लंबे समय से आने वाला था, जिसमें प्यार का वजन और वादा था। अनन्या ने महसूस किया कि जैसे ही उसके पतले होंठ रणविजय के होंठों को छूते हैं उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। कुछ देर तक वह रणविजय के चेहरे को कोमलता से देखती रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। चुंबन चलता रहा और रणविजय की बाहें उसके चारों ओर कस गईं, मानो उनका अपना मन हो। अनन्या की बाहें रणविजय की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए और उनके साझा चुंबन का आनंद उन्हें मदहोश कर रहा था। इस बीच चुंबन करने वाले जोड़े के पीछे झाओ फैंग, काजल और बाकी लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए थे। पीछे दूर से देख रहे कई लोगों के बीच जयकारे गूंज उठे। उनमें से बहुत से लोग प्यार की ऐसी भावनाओं से जुड़ पाए और अपने दिल की गहराइयों से उन्होंने दिल के आकार के अंदर खड़े जोड़े के लिए सबसे बड़ी खुशी की कामना की। अब समय आ गया है, हा हा हा। झो फी हंसी। उसे अपनी बाहें चौड़ी करके घूमने की इच्छा हुई, फिर भी वह एक विकल्प नहीं था उस बच्चे को देखते हुए जो उस समय उसकी गोद में था। बच्चे की बात कर रहे हैं, वह इतनी शांत कैसे थी? अपना सिर नीचे करते हुए जोफी ने महसूस किया कि मिंगमैन चुंबन करते जोड़े को घूर रही थी। उसके छोटे से हाथ में आइसक्रीम पूरी तरह से भूल गई थी। ओह अरे, ये शर्मनाक है, मिंगमैन को नहीं देखना चाहिए, जोफी ने मिंगमैन की आंखों को अपने हाथ से ढकते हुए कहा। दूसरी ओर बच्चे के मन में दूसरे विचार थे। उसने अपनी छोटी हथेली उठाई और जोफी के हाथ को दूर कर दिया। मिंगमैन के होठों पर एक पाउट बन गया और उसने अपनी उंगली सामने चुंबन करते जोड़े की ओर इशारा की। मैं भी, उसने अपनी बचकानी आवाज में कहा। जाहिर है बच्चा इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि उस छवि में कुछ ठीक नहीं था। पापा थे और माँ भी, लेकिन उसमें अभी भी एक और व्यक्ति की कमी थी, वह। खैर, सौभाग्य से योजना का अगला चरण मिंगमैन का ध्यान सफलतापूर्वक हटा देगा। लंबे चुंबन ने अनन्या के आंसू रोक दिए थे। उसके गालों पर लाल रंग की धारियां फैल गई थीं। चुंबन तभी खत्म हुआ जब अनन्या ने खुद को घुटन के बिंदु के करीब पाया। उनके चेहरे एक दूसरे से अलग हो गए। एक बार फिर रणविजय अपने चेहरे पर एक मादक मुस्कान के साथ अनन्या के चेहरे को देख रहा था। अरे, उसे पूरा यकीन था कि वह इस समय लार टपका रहा था। अनन्या की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उसके खूबसूरत होंठ उसके सुंदर दांतों को दिखाने के लिए खुल गए। बेवकूफ, उसने स्नेह भरे लहजे में कहा। हा। रणविजय जोर से हंसा, फिर उसने अपनी बाहों में अनन्या को लपेटा और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अनन्या ने अपने पैरों को घुटनों से थोड़ा मोड़ा और दोनों बाहों में रणविजय की गर्दन को लपेटकर उससे चिपक गई। बस इसी तरह रणविजय ने उसे गोल गोल घुमाया। भगवान जाने कितने चक्कर लगाने के बाद अनन्या को चक्कर आने लगा।
अरे मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे नीचे उतारो, अनन्या ने रणविजय के कान में बड़बड़ाते हुए कहा। रणविजय ने घूमना बंद कर दिया और हंस दिया। चक्कर आ गया? उसने अनन्या के चेहरे को घूरते हुए पूछा। थोड़ा, अनन्या ने अपना सिर हल्का हिलाते हुए कहा। अभी बेहोश मत होना, रणविजय ने कहा। फिर उसने उस पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। शो खत्म नहीं हुआ है। अनन्या की खूबसूरत आंखें हल्की चमक उठीं। उसने रणविजय को गौर से देखा। तुमने और क्या योजना बनाई है? उसने उत्साह से पूछा। क्या आश्चर्य अभी भी जारी था? फिर अनन्या ने देखा कि रणविजय अपनी तर्जनी को ऊपर की ओर इशारा करते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे उठा रहा है। एक पल बाद उसने सामने की इमारत से शोरगुल की आवाज़ सुनी। ठीक उसी समय उसने देखा कि इमारत के हर कमरे और आसपास के हर घर की लाइटें, इस बार सामान्य लाइटें, जल रही थीं, जिससे प्लाजा का इलाका थोड़ा रोशन हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद प्लाजा के आसपास की ज़मीन से बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े गए। अनेक गुब्बारे ज़मीन से आसमान में एक साथ और एक समान तरीके से उठे। पूरी तस्वीर एक जीवंत और सजीव कलाकृति की तरह लग रही थी। अनन्या को एक और आश्चर्य तब हुआ जब गुब्बारे लगभग 7वीं मंजिल पर चढ़ गए। पॉप 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 पॉप। अचानक एक दूसरे से सटे हुए गुब्बारों का झुंड फट गया। अनन्या अचानक चौंक कर चिल्लाए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उन गुब्बारों के अंदर फूलों की पंखुड़ियां भरी हुई थीं। जब कई सैकड़ों गुब्बारे एक साथ फूटे तो उनमें मौजूद गुलाब की पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं। धीरे धीरे आसमान से अनगिनत गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगीं। ये सचमुच गुलाबों की बारिश थी। उसी समय प्लाजा के चारों ओर स्पॉटलाइट जल उठी। रोशनी की किरणें आसमान में चमक उठी, जो गिरती हुई गुलाब की पंखुड़ियों को रोशन कर रही थीं। ये किसी परीक्षा जैसा दृश्य था। कोई भी महिला इस दृश्य को देखकर खुश हो जाएगी। ओह कितना सुंदर, ये वाकई बहुत खूबसूरत है, अनन्या ने आसमान में गिरती गुलाब की पंखुड़ियों को घूरते हुए कहा, जो बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिर रही थीं। ये देखने लायक एक मनमोहक नज़ारा था। अनन्या ने अपनी बाहें फैलाईं और रणविजय के सामने घूमने लगी, बेहद खुश दिख रही थी। रणविजय ने खुद को उसी जगह पर जड़वत पाया, कोमल आंखों से उसे देख रहा था। पूरा नज़ारा देखने वाली हर जोड़ी आंखें अब विस्मय से भर गई थीं। सामने की अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासी जो अपनी खिड़कियों से सब कुछ देख रहे थे, अब चिल्लाने लगे थे। हे भगवान, गंभीरता से इसे इतना आगे ले जाना। अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो मेरे जैसे प्यार के दिग्गज कभी प्यार के क्षेत्र में कैसे टिक पाएंगे? मेरी सारी प्रेम घोषणा योजनाएं इसके सामने बकवास हैं। वाह, गुब्बारों के अंदर फूल की पंखुड़ियां डालना धिक्कार है। बस कल्पना कीजिए कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। वहां नीचे वह बड़ा आदमी कौन है? हन्फ, देखो वह कितना रोमांटिक है। फिर खुद को देखो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करते समय क्या किया था? तुमने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया और बस हो गया। ओह चलो हनी, तुम देख सकते हो, लेकिन कृपया इसे थोड़ा सा नमक के साथ लो। क्या तुम्हें पता है कि यह सब कितना खर्च होगा और इसे पूरा करने के लिए कितनी योजना और समन्वय की आवश्यकता है? कोई भी इस तरह के बड़े रोमांटिक इशारों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के के लिए ये ईमानदारी है जो मायने रखती है। ईमानदारी, हन्फ, पुरुष, बहुत विशिष्ट, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य ने चाहे जिस तरह की बहस छेड़ी हो, लेकिन निर्विवाद तथ्य ये था कि इसने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था। फिर से, इस तरह के सुंदर दृश्य केवल थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। बहुत जल्द गुलाब की सभी पंखुड़ियां जमीन पर गिर गईं। हालांकि अब हवा में कोई पंखुड़ियां नहीं थीं, लेकिन पूरा चौक अब गुलाब की एक परत से ढका हुआ था। अनन्या ने गुलाब की पंखुड़ियों की परत को देखा जो जमीन पर फैली हुई थीं। उसने खुशी भरी आंखों से रणविजय को देखा और कहा, वे वास्तव में सुंदर हैं। रणविजय मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हें ये पसंद है? ओह मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, अनन्या ने जवाब दिया। अभी वह बिल्कुल एक किशोरी की तरह थी, मासूमियत से और अत्यधिक खुशी के साथ मुस्कुरा रही थी। रणविजय के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जबकि उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है। और भी है? अनन्या ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी शहद का एक पूरा टब निगल लिया हो, उसके अंदर मिठास भर गई थी। हाँ है, रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह 2 कदम आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से उसकी पतली कमर को लपेटने के लिए आगे बढ़ा। ये वास्तव में प्रशिक्षक लियू के लिए एक संकेत था। 8वीं मंजिल पर प्रशिक्षक लियू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने संकेत देखा। वॉकी टॉकी पर एक बटन दबाते ही उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आग! प्रशिक्षक लियू की तेज चीख कमरे में गूंजी। उसके बगल में आहू और एल्डरमेंग लगभग डर के मारे उछल पड़े। पवित्र माँ! अरे प्रशिक्षक, क्या आप शांत रहेंगे? भगवान, आपने मुझे लगभग दिल का दौरा ही दे दिया, आहू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। आहू के बोलते ही शो शुरू हो गया। हुश! पूरे चौक से एक बारूद की आवाज़ आई। इसके बाद बजने वाली आवाज़ आई जो आमतौर पर आतिशबाजी के साथ होती है। बूम बूम बूम! विभिन्न आकार और साइज की आतिशबाजी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। क्या इसे ही चीनी लोग 100 फूलों का खिलना कहते हैं?
उस पल शायद ये दावा करना बहुत दूर की बात नहीं होगी कि इस आतिशबाजी के प्रदर्शन ने पूरे न्यू मून बे को रोशन कर दिया था। अनन्या ने एक हल्की चीख निकाली। मुंह खोले वह बेवकूफ़ी से आसमान में फूटते पटाखों को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने रणविजय की तरफ एक प्यारी सी नज़र डाली और फिर अपना सिर बगल की तरफ झुकाया ताकि वह अपना सिर रणविजय के कंधे पर टिका सके। फिर वह आतिशबाजी का शो देखती रही, एक ऐसा शो जो सिर्फ उसका था। पहला राउंड खत्म होने से पहले एक और गोलाबारी हुई। हुश, पहला राउंड खत्म होते ही आतिशबाजी का दूसरा राउंड आसमान में उड़ गया। नए जारी किए गए पटाखों ने वहीं से शुरुआत की जहां उनके पिछले वाले छोड़े थे और आसमान में फूट पड़े। पूरा शो रोमांच के रोलर कोस्टर की तरह था जो अपने चरम पर पहुंचते ही चरम पर पहुंच गया, और इसके विपरीत इस बार यह कहना सुरक्षित था कि पूरे शो ने बहुत से लोगों को चौंका दिया और चौंका दिया। उस पल न्यू मून बे के सभी पैदल यात्री आसमान की ओर देखने के लिए अपने कदम रोक दिए। यहाँ तक कि जो लोग प्लाजा में खेल रहे थे उन्होंने भी अपने हाथों में खिलौने छोड़ दिए और अपनी आंखें आसमान की ओर मोड़ लीं। सड़कों पर कारें सड़क के किनारे खड़ी हो रही थीं। हर कोई, ड्राइवर और यात्री समान रूप से आसमान को देखने के लिए कार की खिड़कियों से अपना सिर बाहर निकाल रहे थे। उस पल सब कुछ थम सा गया। चाहे लोग कितने भी व्यस्त क्यों न हो, सभी ने अपनी गतिविधियां रोक दी, बस चल रहे आतिशबाजी शो को देखने और उसकी सराहना करने के लिए। पूरे न्यू मून बे में शांति की भावना छा गई। हालांकि जैसे जैसे लोग शो का आनंद लेते रहे उनके दिलों में संदेह और भ्रम भर गया। न्यू मून बे में आतिशबाजी की अनुमति कब से दी गई? ये कैसी स्थिति है? क्या इस क्षेत्र में आतिशबाजी प्रतिबंधित नहीं है? न केवल न्यू मून बे में बल्कि झुकेंग जिले की सीमाओं के पास रहने वाले लोग भी सवाल उठाने लगे थे। कौन सा वीआईपी जश्न मना रहा है? सभी के लिए यह कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। वे सभी जानते थे कि न्यू मून बे में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का शो आयोजित करने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसी समय सन डोंगहेंग के विला में मौजूद 10 या उससे ज्यादा लोग भी भड़क रहे थे। आतिशबाजी, वाह क्या शानदार शो था! ये वाकई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है यार, ये कितना बड़ा शो है! वास्तव में मैंने न्यू मून बे में ऐसा कुछ पहली बार देखा है। क्या हुआ भाइयों? सन डोंगहेंग ने अपने फ़ोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए कहा। अभी अभी जब उसने अपनी स्क्रीन पर एक झलक देखी तो उसे भी थोड़ा झटका लगा था। 3 मिलियन दर्शक, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने कम समय में वे इतने सारे दर्शकों को आकर्षित कर लेंगे। अपने दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखकर सन डोंगहेंग इतने खुश हुए कि उन्होंने लगभग हवा में बैकफ्लिप करना शुरू कर दिया। मैं पहली बार लाइव जा रहा हूं और फिर भी मैं किसी तरह इस लंबे और खींचे हुए शो में आ गया। न्यू मून बे में एक सामान्य आतिशबाजी शो देखना दुर्लभ है, इतना बड़ा शो तो दूर की बात है। मेरा मतलब है, न्यू मून बे में इस तरह का बड़े पैमाने पर आतिशबाजी शो होना वास्तव में पहली बार है। क्या आप लोग सोचते हैं कि उन्होंने इसे इतना महाकाव्य बना दिया क्योंकि मैं लाइव गया था? सन डोंगहेंग ने सोचा। बुलेट स्क्रीन, इतना बेशर्म मत बनो, बकवास बंद करो और शो देखो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ, ठीक है, अब मैं बात करना बंद कर देता हूँ। अच्छा, सभी लोग शो का आनंद लें। अगर मुझे अच्छा समय मिला तो मैं बाद में और भी लाल लिफाफे बांटूंगा, लेकिन अभी के लिए चलो बस आतिशबाजी देखते हैं। आओ, मुझे दूरबीन दो। सन डोंगहेंग ने अपने दोस्त से डिवाइस ली। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा वीआईपी इस शो में भाग ले रहा है। कौन जानता है कि मैं उन्हें जानता भी हूं। सन डोंगहेंग ने बात करना बंद कर दिया और दूरबीन को अपनी आंखों के सामने रखा। फिर उसने दूरबीन की फोकल लंबाई को समायोजित करना शुरू कर दिया। दूरबीन को प्लाजा की ओर लक्षित करते हुए वह स्पष्ट रूप से 2 मानव आकृतियों को देख सकता था। वास्तव में दोनों आकृतियां उसे बहुत परिचित लग रही थीं। एक जोरदार धमाके ने सन डोंगहेंग के दिल को हिला दिया। उसने जल्दी से दूरबीन के कोण को फिर से समायोजित किया और प्लाजा के आसपास की जगहों पर नजर डालना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वह झाओ फैंग और आसपास के अन्य लोगों को देख सकता है, हालांकि वह निश्चित नहीं था। लेकिन जब उसने पीछे दाहेई और लिटिल हेई की 2 नाचती हुई आकृतियां देखीं तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसे वह गोरिल्ला याद आ गया जिसके बारे में भाई फैंग ने एक बार उसे बताया था। इस बार सच्चाई सामने आ गई थी। भाड़ में जाओ, सन डोंगहेंग जोर से चिल्लाया, यह मेरे बॉस जैसा दिखता है। अरे यह मेरा बॉस है। भाड़ में जाओ। एक पल में सन डोंगहेंग भड़क गया, उसका पूरा चेहरा अब लाल हो गया था। मेरा बॉस कमाल का है, कमाल का, ये शो कमाल का है, बस शानदार। अभी सन डोंगहेंग एक विक्षिप्त प्रशंसक की तरह लग रहा था। उसके व्यवहार ने विला में मौजूद 10 या उससे ज्यादा लोगों को आतिशबाजी का शो छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी सभी निगाहें उस पर थीं। उनमें से कुछ की आंखों में सावधानी थी जबकि अन्य आश्चर्यचकित थे। सन डोंगहेंग ने कई बार जोरदार ठहाके लगाए और स्क्रीन पर नजर डाली। एक जोशीले किशोर की तरह वह चिल्लाया, क्या मेरा बॉस बिल्कुल बदमाश नहीं है? हाँ, वह बहुत बदमाश है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ आखिरी बार आतिशबाजी का शो कितने साल पहले हुआ था? लेकिन अब आज के इस भव्य शो को देखो। अब क्या तुम मेरे आगे झुकोगे? बुलेट स्क्रीन, वह पागल है, उनमें से एक पागल हो गया है।
यो बड़े भाई शांत हो जाओ, हम झुकते हैं, लेकिन फिर शो का तुमसे क्या लेना देना है? हाँ, इसका मुझसे क्या लेना देना है? वह मेरा बॉस है। सन डोंगहेंग फिर से हंसा। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। अब क्या आप समझे? मेरे बॉस आमतौर पर कम प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन अगर वह वाकई में ढीला छोड़ देते हैं तो महाकाव्य चीजें घटित होंगी। ये पूरा शो मेरे बॉस का अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने का विचार है। बढ़िया है ना? बुलेट स्क्रीन, हाँ बढ़िया है, लेकिन फिर इसका आपसे क्या लेना देना है? सन डोंगहेंग चिल्लाया, तुम लोगों जैसे दोस्त होने के लिए मेरी जिंदगी को धिक्कार है। फिर कोई लाल लिफाफा नहीं। बुलेट स्क्रीन, ओह जरूर जरूर जरूर, इसका सब कुछ आपसे लेना देना है। आपका बॉस बिल्कुल बदमाश है। आप जानते हैं क्या, जब आप ही यह कह रहे होते हैं तो यह और भी बदमाश लगता है। वापस प्लाजा में, उस जगह के पीछे जहां झाओ फैंग और बाकी लोग खड़े थे। ये दहेई का आतिशबाजी शो का पहला अनुभव था। हालांकि उसने इसे पहले भी फिल्मों में देखा था, लेकिन असली चीज देखना कहीं बेहतर अनुभव था, जो जाहिर है उस सारे नाच गाने की व्याख्या करेगा। फिर उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और आतिशबाजी की लय पर ताली बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दाहेई ने उत्साह से ताली बजाई, वह भी हंसने लगा। हा हा हा। इस बीच लिटिल हेई अब अपनी सामान्य मौन अवस्था में नहीं रहा। उसने अपनी थूथन हवा में उठाए और एक लंबी चीख निकाली। ओह, ऐसा लग रहा था कि लिटिल हेई दाहेई के उत्साह से मेल खाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही शक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री थी। अध्याय 302, आतिशबाजी का शो करीब 10 मिनट तक चला। इससे बहुत से लोगों ने दिल खोलकर शो का आनंद लिया। बेशक सबसे खुश व्यक्ति अनन्या थी। आतिशबाजी का शो खत्म होने के कुछ ही पल बाद अनन्या ने रणविजय की गर्दन पर अपनी बाहें डाल दीं। जब वह उसे देख रही थी तो उसके गाल खुशी और प्रसन्नता से चमक रहे थे। अभी भी मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या कोई और सरप्राइज है? अरे अच्छा, बस एक छोटा सा उपहार बचा है। कौन सा? तुम्हारा जन्मदिन का केक। कहाँ है? यह अंदर है, रणविजय ने इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। हे धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ आपस में दबा लिए। फिर वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और रणविजय के होठों पर एक चुंबन दिया। जो कुछ शुरू हुआ वह होठों के हल्के स्पर्श से कुछ और ही हो गया। जिस क्षण उनके होंठ एक दूसरे से मिले, रणविजय ने उनकी निकटता का लाभ उठाया और अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके बाद चुंबन एक लंबा और गहरा चुंबन बन गया। अनन्या बुरी तरह से शर्मा गई। जब चुंबन समाप्त हुआ, अनन्या ने शर्म से रणविजय की ओर देखा। अनन्या की आंखों में कुछ हलचल हुई, भावनाओं की लहरें टूट गईं और वह अपनी आंखों के माध्यम से अपनी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने लगी। फिर एक छोटी लड़की की आवाज ने जादू को तोड़ दिया। अरे चलो, तेज चलो, तेज चलो। पापा पापा, मुझे भी एक चुंबन चाहिए। यहाँ आओ पापा। झो फेई और अन्य लोग जोड़े के बाईं ओर से उनके पास पहुंचे। झो फेई की बाहों में लिपटी मेंग मेंग ने बहुत पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। झो फेई से बेसब्री से आग्रह कर रही थी कि वह उसे उसके माता पिता के करीब ले आए। लेकिन जैसे ही वे पास आ रहे थे, झो फेई ने देखा कि युगल अभी भी लिप लॉक में व्यस्त था, इसलिए उसने और समय खरीदने के लिए एक और मिनट के लिए चीजों को खींचने की कोशिश की। अंत में जब उसने देखा कि उसकी बाहों में छोटी लड़की लगभग रो रही थी, तो उसने गति बढ़ाई और युगल की ओर चल पड़ी। फफट। मेंग मेंग की आवाज सुनते ही अनन्या के होंठों से हंसी फूट पड़ी। पलके झपकाते हुए रणविजय को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम छोटे बच्चे को लाड़ प्यार करने नहीं जा रहे हो? अनन्या ने झाओ फैंग और बाकी लोगों की ओर देखा, जिनके होठों पर जानबूझकर मुस्कान थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे थे और उसके चेहरे पर धीरे धीरे लाली छाने लगी। ये बहुत शर्मनाक है, अनन्या ने सोचा। रणविजय ने सिर हिलाया। फिर वह झो फेई की ओर कई कदम बढ़ा। जब उसने देखा कि मेंग मेंग झो फी की बाहों में किस तरह से अपने शरीर को घुमा रही थी और अपनी छोटी छोटी बाहें फैला रही थी, तो रणविजय खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। एक तेज हरकत में उसने छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में ले लिया। पापा, आपने मुझे इतने दिनों तक अनदेखा किया। मुझे एक चुंबन चाहिए, मेंग मेंग ने मुंह फुलाकर कहा। रणविजय हंसा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ एक चुंबन है, उसने मेंग मेंग के गुलाबी गाल पर एक चुंबन लगाने से पहले कहा। मेंग मेंग कई पलों के लिए जम गई। फिर परेशान स्वर में उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए। मेंग मेंग ने उसके छोटे होंठों की ओर इशारा किया। होंठों पर ठीक है, रणविजय ने कहा और अपने होंठों को करीब लाया। चुंबन। मेंग मेंग के मुंह फुलाए हुए होंठ थोड़ी देर के लिए रणविजय के होंठों से छू गए। तभी उसे संतुष्टि महसूस हुई। ओह 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 ओह, जाहिर है दहेई भी उत्साहित होने लगा था। वह दौड़कर आया और अपने मोटे होंठों को रणविजय के चेहरे के करीब लाया। फिर दहेई के बड़े होंठ मुंह बनाकर मुंह फुलाए और उसने रणविजय को तिरछी निगाहों से देखा। उसके बाद दहेई ने 2 बार चिल्लाया, मानो कह रहा हो, मास्टर दहेई को भी चूमो। अनन्या, झो फी, काजल और अन्य लोगों ने जब दहेई के व्यवहार को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य की थी। कुछ ही क्षणों बाद वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। रणविजय के होंठों के कोने थोड़े से फड़कने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपने दाहिने हाथ से दहेई को थपथपाया।
बेहतर होगा कि तुम किनारे जाकर बैठ जाओ और वहीं रहो, रणविजय ने झुंझलाहट के लहजे में कहा। अनन्या और मेंगमेंग दोनों को चूमना ही काफी था, अब दहेई मस्ती में शामिल होना चाहता था। कोई संभावना नहीं। ओह, दहेई ने मुंह बनाया और अपना सिर खुजलाया। उसके चेहरे पर चोट का भाव था। जब दहेई ने झाओ फैंग को अपने बगल में हंसते हुए देखा तो उसने झाओ फैंग को घूर कर देखा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और झाओ फैंग को धक्का दिया। झाओ फैंग ने परिचित तरीके से लड़खड़ाया। ओह, अब क्या है? रणविजय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने मेंगमैन को अनन्या की ओर बढ़ाया और अनन्या का हाथ थाम लिया। चलो अंदर चलते हैं, रणविजय ने कहा। मुझे लगता है कि सभी भूखे हैं, हम अब डिनर शुरू कर सकते हैं। झोऊ फेई, जो पहले से ही भूखा था, खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आज रात आपने हमारे लिए किस तरह की दावत तैयार की है, जीजा जी? रणविजय ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया। अनुमान लगाओ, उसने सवाल का जवाब दिए बिना कहा। उसके बाद वह आगे बढ़ा और लॉबी की ओर चल पड़ा। अनन्या, जो बातचीत सुन रही थी, उसे लग रहा था कि उसे पता है कि आज रात वे क्या खाने वाले हैं। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब अनन्या लॉबी में दाखिल हुई और लॉबी की व्यवस्था और लेआउट को देखा तो वह खुशी से मुस्कुराई। वह शुरू से ही सही थी, वे आज रात हॉट पॉट खा रहे थे। अनन्या ने एक बार रणविजय से कहा था कि उसे हॉट पॉट बहुत पसंद है। उसने आज रात के लिए हॉट पॉट तैयार किया था, ये दर्शाता है कि वह उसकी बहुत परवाह करता है। मैं बहुत खुश हूँ, उसने सोचा और उसके दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। समूह लॉबी में आगे बढ़ गया। लॉबी की लाइटिंग में कुछ बदलाव किए गए थे। सामान्य लैंप जो गर्म नारंगी रोशनी पैदा करते थे, सभी को चमकीले स्पॉटलाइट से बदल दिया गया था। लॉबी के बगल में 2 गलियारों से दर्जनों लोग निकले, जिनमें आहू और अन्य लोग सबसे आगे थे। वे सभी दौड़ते हुए गा रहे थे, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, हम आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, मिसेज बॉस। दर्जनों लोग एक साथ चिल्लाए, बधाई हो बॉस, लड़की को पाने के लिए। बधाई हो बॉस और मिसेज बॉस, शादी के बंधन में बंधने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सभी ने आज कड़ी मेहनत की है। धन्यवाद दोस्तों। रणविजय ने शायद ही कभी किसी के प्रति आभार व्यक्त किया हो। फिर भी रणविजय इन लोगों को दिल से धन्यवाद देने के लिए बाध्य महसूस कर रहा था। आहू और अन्य लोगों ने रणविजय की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति पर बहुत सम्मानित महसूस किया, और आश्चर्य की बात तो छोड़ ही दें, एक के बाद एक वे सभी रणविजय की ओर हाथ हिलाने लगे, मानो वे सभी रणविजय की कृतज्ञता के योग्य न हों। हा, रणविजय हंसे और बोले, आराम करो सब लोग, आराम से रहो और जहां चाहो बैठो। झाओ फैंग ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और कहा, अपनी सीट पर बैठो सब लोग, जी भरकर खाओ पियो। बॉस आज खुश है, इसलिए तुम लोग जितना चाहो उतना मजा कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी ने एक टेबल ढूंढी और अपनी सीट पर बैठ गए। लॉबी में 10 टेबल लगाई गई थीं। टेबल को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 5 टेबल थीं। प्रत्येक टेबल के बीच में एक बड़ा हॉट पॉट रखा गया था। हॉट पॉट के चारों ओर टेबल की जगह पर ढेर सारी कच्ची सामग्री रखी हुई थी। रणविजय, झोऊ फी, झाओ फैंग और अन्य अभी तक बैठे नहीं थे। रणविजय ने झाओ फैंग को देखा और कहा, केक निकालो। रोजर दैट, झाओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर वह चला गया। मेंगमेंग उस पल स्तब्ध रह गई जब उसने झाओ फैंग से केक का जिक्र सुना। उसके बाद उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने रणविजय को देखा। केक? क्या ये जन्मदिन का केक है? उसने खुशी और आश्चर्य के लहजे में पूछा। हाँ, ये सही है। अपनी छोटी छोटी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए मेंगमेंग ने जयकारे और चीखों का एक कोरस निकाला। वाह, कितना बढ़िया, मुझे केक चाहिए, मुझे जन्मदिन का केक चाहिए। अहम, अनन्या ने अपना गला साफ किया और कहा, तुम सिर्फ एक टुकड़ा ही ले सकते हो, ठीक है? उस टिप्पणी ने मेंगमेंग की जय जयकार को अचानक रोक दिया। मेंगमेंग ने अपने होंठ फुलाते हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा, ओह, सिर्फ एक टुकड़ा, लेकिन ये बहुत कम है। मेंगमेंग ने एक पल के लिए सोचा, तो मुझे यह एक टुकड़ा चाहिए। मेंगमेंग ने अपनी उंगली से एक फुटबॉल के आकार का घेरा बनाया, बड़ा ओह नहीं, यह नहीं चलेगा, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा केक है। अनन्या मेंगमेंग को केक देने से मना करने ही वाली थी कि उसने देखा कि रणविजय अपना सिर हिला रहा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। कोई बात नहीं, मेंगमेंग और भी खा सकती है, रणविजय ने कहा। मैंने केक खुद बनाया है और मैंने जो सामग्री इस्तेमाल की है वह सब पहाड़ से है। मैंने इसमें कम चीनी डाली है और यह काफी पौष्टिक भी है। चिंता मत करो, ठीक है? सच में? मेंगमेंग ने पूछा। हाँ, सच में। मेंगमेंग तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई। हाँ, मेंगमेंग जन्मदिन का केक चाहती है। मेंगमेंग को जन्मदिन का केक बहुत पसंद है। उसके बाद अनन्या ने मेंगमेंग को केक देने से मना नहीं किया। इसके बजाय उसने रणविजय की ओर नापसंदगी भरी नज़र से देखा। तुम सिर्फ मेंगमेंग को बिगाड़ना जानते हो, उसने आरोप लगाने वाले लहजे में कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, रणविजय ने अपना चेहरा अनन्या के करीब लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाने लगी। मैंने केक बनाने के लिए बहुत सारे फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया है।
ये बहुत पौष्टिक है और मैंने बहुत ज्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। मेंगमैन की सामान्य भूख के आधार पर भले ही वह केक को तब तक खाए जब तक उसका पेट न भर जाए, यह उसकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। यह मूल रूप से एक पूर्ण भोजन के रूप में गिना जाता है। हन्फ, अनन्या ने हल्की सी खर्राटे भरी और गलियारे की ओर देखा। मैंने अभी तक केक भी नहीं देखा है, उसने बुदबुदाया। अनन्या ही नहीं बल्कि जोफी, काजल, लुओ किंग और ली अन्ना की नज़रें सभी एक ही दिशा में घूम रही थीं। अब तक उन्होंने जो भी भव्य इशारे देखे थे और रणविजय के स्वाभाविक स्वभाव को देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि केक चिंगारी और आतिशबाजी उगलने में सक्षम होगा। सबकी नज़रों के सामने झाओ फैंग ने धीरे से एक ट्रॉली को बाहर धकेला जिसमें केक था। केक एक बड़े केक बॉक्स से छिपा हुआ था, इसलिए कोई भी यह नहीं देख सकता था कि केक वास्तव में कैसा दिखता है। जल्द ही झाओ फैंग ने अनन्या के सामने ट्रॉली रोक दी। काजल और बाकी लोग जल्दी से अनन्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सभी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब बॉक्स खोला जाएगा। मेंगमैन ने हवा में हथेली उठाए। अपनी प्यारी बचकानी आवाज में उसने वही कहा जो उस समय हर कोई सोच रहा था। केक का समय, केक का समय, इसे खोलो, जल्दी करो और इसे खोलो। ऊह ऊह ऊह, आओ, ऊह ऊह। उनके पीछे दो ही शक्तियां भी बहुत उत्साहित थीं। झाओ फैंग ने रणविजय की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बॉस क्या आप सम्मान करेंगे? रणविजय ने सिर हिलाया। ठीक है। मेंगमैन को अपने बाएं हाथ से उठाते हुए रणविजय ने अपनी दाहिनी हथेली केक बॉक्स के ऊपरी हिस्से पर रखी। रणविजय ने अपना हाथ उठाया और केक बॉक्स आध्यात्मिक शक्ति के साथ ऊपर उठा। सही है, ये पूरा दृश्य थोड़ा अजीब लगना चाहिए था, लेकिन जोफी और अन्य लोगों को जो अजीब लगा वह केवल एक पल के लिए ही रहा, क्योंकि उनका ध्यान अब केक की ओर गया था जो धीरे धीरे बढ़ते हुए केक बॉक्स के नीचे प्रकट हो रहा था। जैसे जैसे डिब्बा ऊपर उठता गया अनन्या की आंखें चौड़ी होती गईं। आखिरकार जब केक का डिब्बा पूरी तरह से खुल गया तो वह आश्चर्य से चीख उठी। भाड़ में जाओ, तुम कितने चिकने हो जीजा जी। भाई, तुम्हारे पास ऐसा हुनर कब से आ गया? बहुत सुंदर, तुमने कमाल का काम किया। ये तो कला का एक काम है। हे भगवान, यहाँ पैरों के निशान भी हैं। वाह, यह मूर्ति बिल्कुल असली लग रही है। केक देखते ही महिलाओं की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने इस तरह का केक पहले भी देखा था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पहले देखा था वह उनके सामने बैठे केक के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि मेंगमैन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उलझन में अपने होंठ फुलाते हुए उसने कहा, क्या यह मेरा ज़ानाडू नहीं है? पापा, मामा और मेंगमैन सभी इसमें हैं। बड़ी हेई, छोटी हेई, डेजिन, छोटी हा और बाकी सभी, वे सभी वहाँ हैं। पीछे से दहेई ने अपना सिर बाहर निकाला। जब दहेई ने केक देखा तो उसके सिर के अंदर के गियर घूमने लगे। ओह 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 ओह, गोरिल्ला चिल्लाया। क्या केक पर मैं नहीं हूँ? भीड़ में कई लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी गोरिल्ला के चेहरे पर भावुक भाव देखा था। मेंगमैन, क्या तुम जानते हो कि इन शब्दों का क्या मतलब है? रणविजय ने केक के सामने लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेंगमैन ने शब्दों को पढ़ा। फिर उसने मुंह बनाया और कहा, मैं इन शब्दों को नहीं पहचानती। रणविजय ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आओ मेरे साथ कहो, जन्मदिन मुबारक हो दालिंगियान, जन्मदिन मुबारक हो दालिंगियान। मेंगमैन ने शब्दों को दोहराया। फिर वह मुस्कुराए, जन्मदिन मुबारक हो दालिंगियान, जन्मदिन मुबारक हो माँ। मेंगमैन खिलखिलाकर हंसने लगी। केक खाने का समय हो गया है। खाना ही तुम्हें आता है? अनन्या ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच दबाते हुए कहा। फिर उसने रणविजय की ओर देखा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। एक के बाद एक उसके आश्चर्य सामने आते रहे। वह सोच रही थी कि आज के लिए उसे तैयार होने में कितना समय लगा होगा। केक के परिष्कृत डिज़ाइन को देखते हुए उसे कोई संदेह नहीं था कि उसे इसे बनाने में बहुत समय लगा होगा। अचानक अनन्या को कुछ याद आया। उसे वह सुबह याद आई जब वह उठी तो रणविजय कहीं नहीं था। उसे याद आया कि रणविजय के बेडरूम में करीने से बिछा हुआ बिस्तर था। उसे सुबह सुबह कहे गए शब्द भी याद आ गए। अब उसे सच्चाई पता चल गई थी। वह केक बनाने के लिए पूरी रात बाहर रहा था। अनन्या के दिल में गर्माहट की भावनाएं उमड़ रही थीं, जैसे जैसे वह अपनी यादों को और भी ताज़ा करती जा रही थी। अनन्या ने खुशी से रणविजय को देखा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेंगमैन फिर से अधीर होने लगा था। मुझे केक चाहिए पापा, मुझे केक चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर और रुको। ठीक है, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारी माँ मोमबत्तियां बुझाकर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेती। रणविजय ने हाथ बढ़ाकर मेंगमैन के छोटे से चेहरे को खरोंचा। फिर उसने केक पर 27 मोमबत्तियां रखीं और उन्हें जला दिया। उसी समय प्रशिक्षक लियू अपना संकेत देने के लिए अपने हाथ से इशारा करने में व्यस्त थे। कुछ ही क्षणों बाद लॉबी में स्पॉटलाइट बंद हो गईं। अब लॉबी में प्रकाश का एकमात्र स्रोत उस क्षेत्र से आ रहा था जहां केक रखा हुआ था। मोमबत्तियां अंधेरे में कमजोर ढंग से चमक रही थीं। उनकी टिमटिमाती रोशनी केक के आसपास की जगह को रोशन कर रही थी। रणविजय ने अनन्या को एक छोटी सी मुस्कान दी। एक इच्छा करो, उसने कहा। मम्मा, अनन्या ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाते हुए कहा।
उसने अपने होठों को आपस में दबाया और अपने हाथों को छाती के स्तर तक उठाया और फिर उन्हें आपस में जोड़ लिया। उसकी आंखें झपक उठीं और वह अपनी इच्छा पूरी करने लगी। भगवान, उसे मेरे जीवन में लाने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार भी खुश रहेगा। मैं, रणविजय और मिंग मैंग भी। उस पल मोमबत्ती की गर्म रोशनी में और उसकी आंखें बंद होने के साथ सभी की नज़रें अनन्या के नाजुक चेहरे पर टिकी थीं, जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं। वह बिल्कुल खूबसूरत थी, इस बात की सच्चाई में कोई संदेह नहीं था। एक पल के लिए रणविजय ने खुद को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध पाया और वह उसे कोमलता से देख रहा था। लगभग 30 सेकंड बाद अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने संतोष की मुस्कान के साथ रणविजय को देखा। मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। उसके शब्दों का पालन करते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और एक गहरी सांस ली। हुश, मोमबत्तियां बुझने पर लॉबी एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। एक पल बाद लॉबी में स्पॉटलाइट फिर से चालू हो गईं। रणविजय मुस्कुराए। ठीक है, केक काटने का समय हो गया। मिंग मैंग ने फिर से जयकार की। केक का समय। काजल ने जोहफी को देखा। मुझे ये टुकड़ा चाहिए, काजल ने कहा। मैं इसे ले लूंगी। और ये, मिंग मैंग ने उलझन में दोनों महिलाओं को देखा। नहीं नहीं नहीं, मिंग मैंग ने उत्सुकता से कहा। तुम मिंग मैंग को नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं। तुम बिग हे भी नहीं खा सकते। कुत्ते भी नहीं। बिल्कुल नहीं। काजल मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। तो फिर हमें क्या खाने की अनुमति है? खाओ, उस छोटे सुअर को खाओ। उसे खाओ, मिंग मैंग ने सीधे चेहरे से कहा। अंत में केक को कई टुकड़ों में काटा गया। उसके बाद केक से सभी लकड़ी की नक्काशी को हटा दिया गया और उसे रख दिया गया, जिससे मिंग मैंग को राहत मिली। मिंग मैंग के पास केक का सबसे बड़ा टुकड़ा और एक और अतिरिक्त टुकड़ा था जो छोटा था। अब मिंग मैंग मेज पर बैठी खुशी खुशी अपने केक खा रही थी। चलो यहाँ देखते हैं। एक मुंह में एक छोटी सुअरनी, मिंग मैंग ने खुद से कहा। एक मुंह में एक छोटी बत्तख और एक मुंह में एक हंस। क्या ये बिस्किट नहीं है? उफ, इसे नहीं खाना है। मुझे क्रीम चाहिए। ये कहना सुरक्षित है कि मिंग मैंग केक के साथ बहुत मज़ा कर रही थी। इस बीच बाकी सभी ने हॉट पॉट शुरू कर दिया था। माहौल बहुत जीवंत था। जन्मदिन मुबारक हो बड़ी बहन यान। जन्मदिन मुबारक हो भाभी। श्रीमती बॉस, जन्मदिन मुबारक हो। अनन्या की मेज़ पर शुभकामनाओं का एक कोरस गूंज उठा जब जो फेई, काजल और उसी मेज़ पर बैठे सभी लोगों ने एक साथ अपने गिलास उठाए। रणविजय ने अपना गिलास उठाया और सिर्फ 2 सरल शब्द कहे, जन्मदिन मुबारक। अभी अभी अपने दिल से किए गए प्रेम के इजहार के दौरान उसकी सारी भावनाएं पहले ही व्यक्त हो चुकी थीं। अगर और कुछ नहीं तो अभी उसकी आंखों में जो भाव था वह सब कुछ कह रहा था। अनन्या ने अपना गिलास उठाया और सभी को देखकर मुस्कुराए। धन्यवाद, धन्यवाद। उनके पीछे की दूसरी मेज़ों से भी शुभकामनाओं का एक कोरस आया। जन्मदिन मुबारक हो मिसेस बॉस। शुभकामनाएं आहू, जू योंग, इंस्ट्रक्टर लियू और अन्य लोगों की ओर से आईं, जिनमें से सभी ने अपना गिलास हवा में उठाया हुआ था। एक और बात भी उल्लेखनीय थी, उस समय सभी के गिलासों में वही रेड वाइन थी जो लियू किंगफिंग पहले लेकर आई थी। उन्होंने सिर्फ 6 बोतलें खोली थीं। फिर भी उन 6 बोतलों की कुल कीमत थी। अन्य शराबें, बियर और सफ़ेद वाइन परोसी जा रही थीं। आहू और उसका गिरोह अभी भी अपनी सामान्य शैली को पसंद करता था, अपनी आस्तीन ऊपर करके बियर पीना। अन्य, जो अधिक परिष्कृत स्वभाव वाले थे, वे इसके बजाय सफ़ेद वाइन पसंद करते थे। एक टेबल पर और भी दिलचस्प बात हो रही थी, वह टेबल जिस पर दाहेई और लिटिल हेई ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। अभी दोनों जानवर पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। ओह 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 ओह। दाहेई ने अपना वाइन ग्लास उठाया, उसके होठों पर एक ऐसा भाव बना हुआ था मानो वह कुछ कहना चाह रहा हो। अगर ऐसा होता तो ये पता लगाना कि वह क्या संदेश देना चाह रहा है आसान होता। जाहिर है यह मूर्ख जन्मदिन की शुभकामना देने की कोशिश कर रहा था। लिटिल हेई शारीरिक रूप से टोस्ट के लिए गिलास उठाने में असमर्थ था। लिटिल हेई के सामने एक बड़ा कटोरा था जिसमें दाहेई ने अभी अभी थोड़ी वाइन डाली थी। जब दाहेई अभी अभी वाइन डाल रहा था तो दाहेई ने बॉस की तरह अपनी छाती पीटकर लिटिल हेई पर कई बार चिल्लाया था, भाई चलो आज रात जी भरकर पीते हैं। ये देखकर कि हर कोई अनन्या को अपनी शुभकामनाएं दे रहा था, लिटिल हेई ने अनन्या की ओर देखा और अपना सिर ऊपर उठाया। ओह ओह ओह। रणविजय अपना गिलास हाथ में लेकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं टोस्ट का प्रस्ताव करना चाहता हूँ। रणविजय ने अपना गिलास उठाया। अनन्या के लिए रणविजय की स्पष्ट आवाज़ गूंजी। जन्मदिन मुबारक। हर जगह से जयकारे की आवाज़ गूंजी। जन्मदिन मुबारक मिसेज बॉस, बड़ी बहन यान, भाभी, माँ, ओह ओह। उसके बाद सभी ने अपने गिलासों की सामग्री अपने गले से नीचे उतार ली। अनन्या की खूबसूरत और चमकदार आंखें रणविजय पर टिकी थीं, उसका दिल खुशी से भर गया था। उसके लिए रणविजय एक आदर्श पुरुष के सबसे करीब था। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, उसका व्यक्तित्व अच्छा था, वह संतानोचित था और संकट या परेशानी के समय शांत रहता था। संकट से निपटने के दौरान भी वह कभी विचलित या घबराता नहीं था, वह उसे सुरक्षित महसूस कराता था। कई बार ऐसा भी होता था जब वह बहुत शांतचित्त व्यक्ति लगता था।
अन्य समय में वह खुला और स्पष्टवादी था, साथ ही वह कोमल भी हो सकता था। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक अनन्या उसके अस्तित्व के हर पहलू में पहले से ही डूब चुकी थी। अगर उसे वास्तव में कोई दोष चुनना होता तो वह मानती कि वह एक दोष के बारे में सोच सकती थी, मिंगमैन को लाड़ प्यार करने की प्रवृत्ति। इससे अनन्या थोड़ी खुश हुई कि वह उसकी बेटी के साथ खुलेआम स्नेही था, लेकिन साथ ही इससे उसे थोड़ी चिंता भी हुई। उसे डर था कि मिंगमैन बड़ा होकर एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है दो एक बिगड़ल बच्चा। सालों से अनन्या ने मिंगमैन को कुछ खास बातें और आदतें सिखाई थीं, लेकिन अब उनमें से कई रणविजय के अंतहीन लाड़ प्यार से बिखर चुकी थीं। टोस्ट के बाद लॉबी में माहौल में आग और जीवंतता भर गई। एक गिलास खत्म करने के बाद सभी ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। वूहू! यहाँ तक कि लेंगयू, जो आमतौर पर ठंडी और अलग थलग रहती थी, भी मुस्कुरा रही थी और सबके साथ जयकार कर रही थी। लेंगयू अपने बॉस की बहुत बहुत प्रशंसा करती थी। आज उसके कार्यों ने उसे साबित कर दिया था कि वह एक ऐसा आदमी था जिसके पास हिम्मत और स्टील की हड्डियां थीं, लेकिन उसका एक नर्म भावुक पक्ष भी था। किसने कहा कि जो पुरुष मजबूत और सफल होते हैं उन्हें अल्फा माचो पुरुष होना चाहिए? किसने कहा कि इस तरह के पुरुषों को पैसे से खूबसूरत महिलाओं का दिल खरीदना पड़ता है? लेंगयू की नज़र में सबसे सफल और प्रतिभाशाली आदमी उसके बॉस जैसा कोई था। उसके बॉस के चरित्र और आकर्षण ने उसके अंदर बहुत प्रशंसा की भावनाएं जगाईं और उसकी प्रशंसा की हकदार थी। सभी जो कर रहे थे उससे प्रेरित होकर दहेई ने भी अपना गिलास उठाया। दहेई ने एक ही घूंट में अपना गिलास खाली कर दिया। नन्हे हेई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी प्लेट को चाट कर साफ कर दिया। टोस्ट के समापन के साथ सभी के अंदर पार्टी का जोश चरम पर था। काजल ने अपने भाई को प्रशंसा भरी आंखों से देखा। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मस्त हो। तुम बहुत मस्त हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भाई। काजल की बात सुनते ही मिंगमैन ने अपना केक छोड़ दिया। बच्चे ने अपना सिर उठाया। वह कौन है? फिर से पापा से बहुत प्यार करने की बात किसने कही? उसने सोचा। कई सेकंड तक मिंगमैन बस काजल को देखती रही। फिर उसने एक हल्की गुनगुनाहट की और कुछ स्पष्ट बड़बड़ाया। मिंगमैन ने अपना सिर नीचे किया और अपने केक के पास वापस चली गई। काजल ने एक बार फिर अपना गिलास उठाया और अनन्या की ओर मुस्कुराए। भाभी, काजल ने कहा, अब आप आधिकारिक तौर पर मेरी भाभी हैं। मैं चाहती हूं कि आपके और मेरे भाई के बीच का प्यार हमेशा बना रहे। आप दोनों जब तक बूढ़े और भूरे नहीं हो जाते तब तक एक दूसरे के साथ रहें। धन्यवाद, अनन्या ने कहा। फिर उसने काजल की ओर शर्माते हुए अपना वाइन ग्लास उठाया। दोनों महिलाओं ने अपने अपने गिलास से एक एक घूंट लिया। जोफी ने शराब का एक बड़ा घूंट मुंह में भर लिया। बड़ी बहन यान, मैं आपके लिए वाकई बहुत खुश हूँ, उसने कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मैं बहुत खुश हूं कि आप और जीजाजी आखिरकार एक दूसरे के हो गए। अब ली अन्ना की बारी थी। भाई रणविजय, बहन अनन्या, बधाई हो। आपका आने वाला जीवन खुशियों और आनंद से भरा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जोड़े को मिली सभी शुभकामनाओं में से काजल और जोफी की इच्छा ने उन्हें सबसे अधिक भावुक कर दिया, इतना कि वे लगभग रो पड़े। इस खुशी भरे दिन के लिए उन्हें बहुत कठिनाई और पीड़ा से गुजरना पड़ा। खुशी आसानी से नहीं मिली। 2 गिलास वाइन के बाद हॉटपॉट दावत शुरू हुई। ताज़े मांस और सब्जियों की मनमोहक सुगंध स्वाद कलियों के लिए स्वर्ग थी। आधा घंटा बहुत जल्दी बीत गया। आधा भरा हुआ, सभी लोग आराम से बातचीत करने लगे। डिंग, अनन्या का फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर नज़र डाली। लगभग तुरंत उसके होंठ एक तंग रेखा में दब गए। उसने रणविजय को देखा और कहा, यह मेरे पिताजी हैं। बाथरूम कहाँ है? मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ और फिर कॉल उठाऊंगी। ये दाईं ओर गलियारे के बीच में है, झाओ फैंग ने उत्तर दिया। अनन्या खड़ी हुई और गलियारे की ओर देखने लगी। उसकी नज़र फिर से रणविजय पर पड़ी। रणविजय मुस्कुराया और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने अनन्या के बगल में कदम रखते हुए कहा। दोनों गलियारे की ओर चल पड़े। रास्ते में अनन्या ने अपना फ़ोन उठाया। अरे पापा, जियाओ यान, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? अनन्या ने बेबाकी से जवाब दिया। बेशक, तुम्हारा जन्मदिन है। जियाओ यान, जन्मदिन मुबारक हो। हे, मुझे पता है। मैं इस साल बहुत से लोगों के साथ इसे मना रही हूँ। क्या ऐसा है? ये बहुत बुरा है कि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ नहीं हो सकते। तुम्हें वहाँ अपना ख्याल रखना है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? अगर तुम नहीं संभाल सकते तो घर आ जाओ। वैसे भी तुम बिल्कुल जवान नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढो। परिवार तुम्हारे लिए एक अरेंज मैरिज तय करने की बात करता रहा। मुझे कोई अरेंज मैरिज या कुछ और नहीं चाहिए। मैं अपनी खुशी खुद ढूंढना चाहता हूँ। जियाओ यान, तुम जानते हो कि कबीले के लोग कैसे हैं। अनन्या के पिता की बात पूरी होने से पहले ही एक महिला की आरोप लगाने वाली आवाज़ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अरे, तुम उसके जन्मदिन पर इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मुझे फ़ोन दो, मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। इसके बाद अनन्या ने स्पीकर के जरिए अपनी माँ की आवाज़ सुनी। जियाओ यान, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, चलो उन निराशाजनक चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। आज तुम्हारा खुशी का दिन होना चाहिए। मम्मा, तो तुम वहाँ कैसे रही? अनन्या अपनी माँ से बात करने लगी।
कबीले में उसके माता पिता के पास बहुत कम शक्ति थी, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ में ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं था। अनन्या अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता ने उसे अभी अभी ये बातें इसलिए बताई थी क्योंकि कबीले के बुजुर्गों ने उसकी शादी का विषय उठाया था। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी योजना किसी दूसरे शक्तिशाली परिवार के किसी युवा स्वामी से उसकी शादी करवाने की थी ताकि शादी से कबीले को फायदा हो। फिर भी अनन्या कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होगी। सबसे पहले उसने जो कारण छोड़ा था वह ठीक यही था कि वह अपने कबीले द्वारा अपने जीवन को अनुचित रूप से नियंत्रित किए जाने से बचना चाहती थी। उस समय उसके कार्यों ने बहुत से बुजुर्गों को नाराज कर दिया था। फिर भी अनन्या को इसकी परवाह नहीं थी। यह एक शक्तिशाली कबीले में पैदा होने के दुखों में से एक था। कुछ लोग इसके आदी हो सकते हैं और इसे अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मान सकते हैं, जबकि अन्य इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अंत में ये सब इसमें शामिल लोगों के विश्व दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अनन्या और उसकी माँ ने कुछ देर और बातचीत की। अनन्या का अपनी माँ के साथ एक करीबी रिश्ता था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अनन्या ने अपना सिर घुमाया और रणविजय पर एक नज़र डाली। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसकी नब्ज तेज होने लगी। माँ, अच्छा मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? अरे चलो बस बोलो, क्या जब तुम सिर्फ मुझसे बात कर रही हो तो तुम हकला क्यों रही हो? मैं अनन्या इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा जैसे उसका दिल उछलकर गले तक आ जाएगा। मैं पहले से ही एक है, अनन्या की माँ ने दोहराया। अचानक अनन्या ने अपने पिता की चीख सुनी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या है? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ज़ियाओयान, जल्दी करो और हमें बताओ, तुम्हारे पास क्या है? अनन्या की माँ ने घबराहट में पूछा। मैं अनन्या को लगा कि उसका सिर हल्का हो रहा है। उसकी चिंता ने उसकी हथेलियों को पसीने से तर और चिपचिपा बना दिया था। अध्याय 303। रणविजय ने हल्की हंसी उड़ाई और अनन्या की ओर सिर हिलाया। वह जानता था कि अनन्या उस बातचीत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके पिता का फ़ोन बहुत अचानक आया था। ऐसे में उनके लिए बेहतर होगा कि वे इस चर्चा को भविष्य में किसी और समय के लिए टाल दें। अनन्या को घबराते हुए देखकर रणविजय एक गर्मजोशी से भरे और नर्म दिल वाले पारिवारिक व्यक्ति में बदल गया। एक बार फिर उसने अनन्या की ओर प्यार से सिर हिलाया। अनन्या ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच दबाया। मैं बस ये कह रही थी कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। मैंने एक अच्छी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। ये 3 साल का अनुबंध है, अनन्या ने फ़ोन पर कहा। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जीवन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आप लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे फ़ोन पर बातचीत चल रही थी, अनन्या और रणविजय वॉशरूम के दरवाजे के सामने रुक गए। अनन्या ने रणविजय की ओर एक नज़र डाली और फिर अपने पंजों के बल पर खड़ी होकर उसके गाल को चूम लिया। उसके बाद वह फ़ोन पर बातचीत जारी रखते हुए वॉशरूम में चली गई। रणविजय दरवाजे के पास दीवार के सहारे झुक गया और चुपचाप अनन्या को देखता रहा। फ़ोन पर बातचीत 5 मिनट तक चलती रही। अपने माता पिता को अलविदा कहने और कॉल खत्म करने के बाद अनन्या रणविजय की ओर वापस चली गई। वह उसके पास रुकी और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसने अपने लाल होंठों को आपस में दबाया और माफ़ी मांगने वाले लहजे में बोलना शुरू किया। मुझे माफ़ कर दो। रणविजय ने अनन्या के होंठों पर अपनी तर्जनी दबाई, जिससे उसकी बातें रुक गईं। वह उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मुझसे फिर कभी माफ़ी मत मांगना। तुम मेरी पत्नी हो। अब से तुम जो भी करोगी मैं समझूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अनन्या के दिल में तरल गर्माहट उमड़ पड़ी। अभी जब वह रणविजय को बेवकूफ़ी से देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल पिघलकर गू के पोखर में बदल रहा हो। उसके पैर अपने आप हिल रहे थे और वह एक बार फिर से पंजों के बल खड़ी हो गई। उसके होंठ रणविजय के होंठों से एक कोमल चुंबन में छू गए। रणविजय के मन में कुछ और ही विचार थे। उसने दोनों हाथों से अनन्या की पतली कमर को लपेटा और उसे कसकर अपनी ओर खींचा। एक लंबा जोशीला चुंबन हुआ। अनन्या ने चुंबन समाप्त होने पर कहा। अनन्या के गालों पर गुलाबी रंग की छटा छा गई और वह रणविजय की बाहों में झुक गई। जब वह आगे बोली तो उसके चेहरे पर एक तड़प थी। मैं अभी भी चिंतित हूँ। मुझे चिंता है कि अगर मैंने अपने माता पिता को बताया तो वे आकर मुझे ले जाएंगे। तुमने अभी अभी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है और हम अभी अभी मिले हैं। मुझे डर लग रहा है। मैं उन्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उस समय इतनी कमज़ोर और नाजुक लग रही थी कि उसे लगा कि यह वाकई टूट सकती है। मैं समझ गया, रणविजय ने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को धीरे से उसके बालों में घुमाया। चिंता मत करो, ठीक है। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। लेकिन वे अत्याचारी जैसे हैं, अनन्या ने एक बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने अपना सिर रणविजय के कंधे पर रख दिया। मैं सिंगापुर के जेड कबीले में पैदा हुई थी। जी कबीला एक व्यापारिक कबीला है जिसका इतिहास सदियों पुराना है, अनन्या ने धीरे से कहा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार जी कबीले की उत्पत्ति पुराने दिनों में हुआ राष्ट्र से हुई थी, लेकिन उस समय प्रमुख कबीलों के बीच विभिन्न विवादों के कारण मेरे पूर्वजों ने राष्ट्र छोड़ दिया। उस समय सिंगापुर को एक देश बने कुछ ही साल हुए थे। मेरे पूर्वजों ने सिंगापुर की यात्रा की और वहां खुद को स्थापित करने का फैसला किया।
आज भी मेरे कबीले का सिंगापुर की राजनीति पर गहरा प्रभाव है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मेरा पूरा कबीला कुलीन वर्ग से भरा हुआ है। क्या आपको पता है कि मुझे उस समय डेटिंग करने की भी अनुमति नहीं थी? हाँ, मेरे कबीले ने मेरे अच्छे दिखने के कारण मुझे डेटिंग करने से मना किया था। उन्हें लगा कि मेरा अच्छा दिखना भविष्य में अरेंज मैरिज को सुरक्षित करने में एक संपत्ति होगी। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ने पर जोर दिया। मैंने अपने कबीले के खिलाफ विद्रोह किया और यह अच्छा नहीं था। हमने लगभग संबंध तोड़ लिए थे। मैंने जो सुना उसके अनुसार बुजुर्गों ने मेरे परिवार को कबीले से बाहर निकालने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद मेरे दादाजी ने ही मामले को शांत किया। मैं उस समय भी रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में था और मेरे कबीले ने मुझे वापस लाने के लिए किसी को भेजने की योजना बनाई। लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई क्योंकि मैं अभी भी कंपनी के साथ अनुबंध में था और अनुबंध के उल्लंघन के लिए दंड बहुत महंगा था। इसके अलावा कबीले की परिषद के सदस्यों में से एक ने मेरी ओर से हस्तक्षेप किया। ये भी संभव है कि मेरी कम उम्र ने मेरे कबीले को उस समय मुझे परेशान करने का प्रोत्साहन दिया हो। जब मेरी लोकप्रियता बढ़ी तो जी कबीले के साथ मेरे रिश्ते में सुधार हुआ। उन्होंने मुझे कुछ बार वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन मैंने उनकी अनदेखी की। फिर भी उन्होंने मुझे वापस लाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया। आपको ये जानना होगा कि वे लाभ और स्वार्थ को किसी भी चीज़ से ऊपर रखते हैं। उन्हें लगा कि वे मेरी बढ़ती लोकप्रियता का इस्तेमाल कबीले के लाभ के लिए कर सकते हैं। ये भी संभव है कि उन्हें लगता हो कि सुपरस्टार के रूप में मेरी स्थिति मेरे लिए एक अच्छी शादी सुनिश्चित करने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा सकती है। वैसे भी मुद्दा यह है कि मेरे कबीले में ज़्यादा पारिवारिक बंधन नहीं है। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो मैं। अनन्या चुप हो गई, उसकी आंखों में डर और चिंता भर गई। अनन्या ने रणविजय को अपने कबीले के इतिहास के बारे में बताया था। हालांकि अभी सब ठीक चल रहा था, लेकिन अगर उसने सच में अपने माता पिता को बताया और अगर वे आधिकारिक तौर पर शादी करते तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती। उसके परिवार को यह पता था। क्या उसके माता पिता भी सहमत होंगे? हा, रणविजय ने हल्के से हंसते हुए कहा। वह बहुत शांत रहा और शुरू से अंत तक अनन्या की बात सुनता रहा। उसने धीरे से अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने उसे थोड़ा धक्का दिया ताकि उसका सिर अब उसके कंधे पर न टिका रहे। उसने अपनी स्थिति बदली ताकि वे एक दूसरे की आंखों में देख सकें। उस पल रणविजय के चेहरे पर शांति थी। उसके आभामंडल में उसी समय कुछ बदलाव आया। एक पल वह पूरी तरह से परवाह करने वाला और कोमल था, और फिर अगले ही पल उसके चारों ओर एक अलौकिक और आध्यात्मिक हवा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह के देवता में बदल गया हो। बस ऐसे ही उससे पारलौकिक आभा की लहरें निकल रही थीं जो अनन्या की इंद्रियों पर हमला कर रही थीं। तभी रणविजय के होठों के कोने पर एक छोटी सी हल्की मुस्कान उभरी। अनन्या के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में जो गर्मजोशी और कोमलता थी, उसके अलावा उसकी पूरी आभा और उपस्थिति बदल गई थी। अभी वह एक सम्राट की तरह था जो पूरी दुनिया पर राज करता था। ये पहली बार था जब अनन्या ने रणविजय का ये रूप देखा था। यही वजह थी कि उसकी आंखें थोड़ी चमकीली हो गई थीं। उसके दिल में उसे केवल एक ही चीज़ महसूस हुई, रणविजय की उपस्थिति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। इन सभी भावनाओं ने अनन्या को रणविजय को प्राचीन युद्ध के समय के एक शक्तिशाली सेनापति से जोड़ दिया। उसकी दृढ़ता और कोमलता ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था, इतना कि उसे लगा जैसे वह नशे में है। बस ऐसे ही रणविजय ने अनन्या की निगाहें थाम लीं। जब वह आखिरकार एक पल के बाद बोला तो उसने उदासीन स्वर में कहा, यह सिर्फ एक कबीला है। मेरा विश्वास करो, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। भले ही तुम्हारे जैसे सैकड़ों, हजारों या लाखों कबीले हों जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हों, फिर भी यह संभव नहीं है। एक दिन तुम और मैं हाथ में हाथ डालकर आसमान में उड़ जाएंगे। हम अपने पंख फैलाएंगे और उड़ेंगे, और यह सिर्फ एक सपना नहीं होगा। उसके स्वर में मौजूद अत्यधिक उदासीनता ने अनन्या को वास्तव में उस तिरस्कार और घृणा को महसूस करने दिया जो रणविजय के मन में प्रमुख कबीलों के प्रति था। मम, अनन्या ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाते हुए कहा। सामान्य लोगों के लिए रणविजय के शब्द मूर्खों के अनेक भ्रमों में से एक या फिर खोखली बातें लग सकते हैं, लेकिन अनन्या के लिए उनके शब्दों में एक सच्चाई थी जिस पर उसे गहरा विश्वास था। अगर जोफी इस बातचीत को देखने के लिए वहां होती तो वह निस्संदेह कहती, ओह बॉय, वह पागल है। वह वाकई पागल हो गई है। बड़ी बहन यान उस पर कैसे विश्वास कर सकती है, जबकि जीजाजी ने हर चीज़ का मजाक उड़ाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्यार में होने पर किसी महिला का आईक्यू इतनी तेजी से गिर जाए? फिर भी जो कोई भी रणविजय के छिपे हुए ज्ञान की वास्तविक गहराई से अवगत नहीं था, वह कभी भी उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए साधना बेतुकेपन से जुड़ा एक शब्द था, लेकिन अनन्या की आंखों के सामने सच्चाई खड़ी थी। एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में जो संकट पर काबू पाने के चरण में था, जिसने कभी अपने हाथ की एक लहर से पहाड़ों को हिला दिया था और समुद्र को दो भागों में बांध दिया था। रणविजय का स्वभाव सामान्य से बहुत अलग था। ऐसा व्यक्ति अंतिम धर्मयुग के नियमों के आगे कैसे झुक सकता है? साधना जगत हमेशा से ही योग्यतम के जीवित रहने के बारे में रहा है। बलवान को कमजोरों का मांस खाना चाहिए, ये साधना जगत का अपरिवर्तनीय नियम था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कमजोर व्यवहारिक रूप से चींटी जैसा जीवन जीते थे।
जाहिर है, अगर रणविजय का पुनर्जन्म मेंगमेंग और अनन्या के बिना किसी दुनिया में होता तो ये पूरी तरह से एक अलग कहानी होती। भले ही वह अपने पीछे कोई खून खराबा या नरसंहार न छोड़े, कम से कम दुनिया के आधे अधिकारी उसकी उपस्थिति से बुरी तरह पीड़ित होंगे। ऐसा कहा जाता है, दुनिया का एक बुनियादी सिद्धांत था जिस पर कभी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। हर महान सम्राट के पैरों के नीचे उसके सिंहासन तक का रास्ता हमेशा अनगिनत लाशों और सूखी हड्डियों से भरा होगा। अगर वे चीज़ों को भगवान के दृष्टिकोण से देखते, अगर वे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते, तो बहुत से प्रमुख कुलों के सदस्य अनन्या के प्रति आभारी महसूस करते, क्योंकि अनन्या और मेंगमेंग ने रणविजय के दिल को इस हद तक नर्म कर दिया था कि वह अपने बाकी जीवन को शांति और शांति से जीने के विचारों को मन में ला रहा था। अभी रणविजय का जीवन के प्रति यही रवैया था, वह किसी भी तरह के विवाद से दूर रहता और बस एक शांत जीवन जीता। लेकिन निश्चित रूप से अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता जो उसे पसंद आता, तो वह उसे अपने संरक्षण में ले लेता। आखिरकार, अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उससे जुड़ी हर चीज, चाहे वह दोस्त हो या पालतू जानवर, स्वर्ग में चली जाती है। अचानक गलियारे के अंत से किसी के गले साफ करने की हल्की आवाज आई। सिर घुमाकर देखा तो जो फेई वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। बड़ी बहन यान, जीजाजी, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, आप जानते हैं, जो फेई ने कहा। आप लोगों ने गले मिलना और चूमना बंद कर दिया है। मुझे बाथरूम जाना है। क्या आप दोनों प्रेमी पक्षी मेरी तरह एक अकेली महिला को प्रताड़ित करना बंद कर देंगे, है ना? स्विश, अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने जो फेई को घूर कर देखा। क्या तुम पिटाई के लिए कह रही हो? हाँ, रणविजय हंसा और अनन्या को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। उसके दाहिने हाथ ने अनन्या के बाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया। तो चलो वापस चलते हैं और अपना खाना खत्म करते हैं, उसने धीरे से कहा। उस पल में रणविजय वापस उसी गर्मजोशी और सौम्य व्यक्ति में बदल गया था जब उसने अनन्या को हाथ पकड़कर लॉबी में वापस ले गया। अनन्या ने हल्के से ठहाका लगाया। मैं वास्तव में थोड़ा भरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और खा सकता हूँ। तुम्हें और खाना चाहिए और अपने शरीर पर और मांस बढ़ाना चाहिए। तुम अभी बहुत दुबली हो, रणविजय ने लापरवाही से टिप्पणी की। पतली, कृपया, मेरा वजन पहले से ही 105 पाउंड है, केवल 105 पाउंड। तुम और तुम्हारी दुबली टांगें और पतली भुजाएं देखो। फिर भी तुम सही जगहों पर बहुत सुडौल हो। चुप रहो। रणविजय और अनन्या चलते रहे, इस दौरान एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करते रहे। जोफी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अरे अरे अरे, तुम वहां और भी ज्यादा लाइन से बाहर हो रहे हो। अब तुम सिर्फ एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। दोनों ने जोफी की बड़बड़ाहट को नजरअंदाज किया और हाथ में हाथ डाले अपनी मेज पर वापस चले गए। उनकी मेज पर सभी ने खाना खा लिया था। हालांकि दूसरी मेजों पर बैठे लोगों के लिए दावत अभी शुरू ही हुई थी। हॉटपॉट के लिए अभी भी बहुत सारी सामग्री बची हुई थी। फैटी बीफ, हाई ग्रेड मटन, टेंडन, लिगामेंट और कई सब्जियां। आप नाम बताइए। किसी के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था। दूसरी ओर मेंगमेंग ने हॉटपॉट में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। उसकी चमकदार और बड़ी आंखें उसके सामने रखे केक के बड़े टुकड़े पर टिकी हुई थीं। कभी कभी वह खाते समय बहुत स्वादिष्ट कहती थी। फिर मेंगमेंग की भूख बहुत ज्यादा नहीं थी, वह अपने सामने रखे केक के बड़े टुकड़े का 1/3 हिस्सा मुश्किल से खा पाए। और अब मेंगमेंग ठिठक गई। क्या मैंने अभी डकार ली है? ठीक है, तो मुझे क्रीम का एक आखिरी टुकड़ा खाने दो। मेंगमेंग ने अपना चम्मच उठाया और खाने ही वाली थी कि उसने फिर से डकार ली। और अब मेंगमेंग फिर से जम गई। तभी अनन्या ने अपना सिर घुमाया और मेंगमेंग की तरफ देखा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मेंगमेंग, तुमने पहले ही एक बड़ा टुकड़ा खा लिया है, तुम्हें और नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मेंगमेंग ने मुंह बनाया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है। अगर मैं आज इसे नहीं खाऊंगी तो कल फिर से नहीं खा पाऊंगी। रणविजय ने हाथ बढ़ाया और मेंगमेंग के सिर को सहलाया। मैं तुम्हारे लिए बाद में एक टुकड़ा लाऊंगा, तुम कल भी कुछ खा सकती हो। तो मैं अभी खाना बंद कर देती हूँ। मेंगमेंग ने अपना छोटा चम्मच अपनी प्लेट पर रख दिया। उसकी आंखें पूरे कमरे में घूमी और फिर वे दहेई और लिटिल हेई की मेज पर जा टिकीं। फिर उसने अपनी नन्ही बाहें फैलाईं और कहा, पापा, मुझे नीचे ले चलो। मैं बड़ी हेही और छोटी हेही के साथ खेलना चाहती हूँ। मम्मा, रणविजय ने कहा, मेंगमेंग को उठाकर दूसरी मेज पर ले गया। उसके बाद उसने मेंगमेंग को दहेई के बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। इस बीच दहेई और छोटी हेई अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दहेई और छोटी हेई मोरा का खेल खेल रहे हों। दहेई ने अपनी हथेली छोटी हेई के पंजे पर मार दी, जिसके बाद उन दोनों ने अपने पे के 2 घूंट लिए। फिर आपको एक अच्छे दोस्त होने के लिए दहेई को श्रेय देना होगा। एक बड़ी करचूल का उपयोग करके दहेई ने गर्म बर्तन से मांस को खुद और छोटी हेई को परोसा। छोटी हेई ने बियर की 3 बोतलें खत्म कर दी थीं। अभी उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और 2 बार चीखी। उसके बाद उसने पीना बंद कर दिया। उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति ने उसे शराब पीना बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था। वह अपनी इंद्रियों और प्रतिक्रिया समय को सुरक्षित रखना चाहता था। दूसरी ओर दहेई एक आम शराबी की तरह आत्मनियंत्रण खोने के लक्षण दिखाने लगा था। सौभाग्य से यही वह क्षण था जब रणविजय ने मेंगमेंग को दहेई के बगल वाली कुर्सी पर बिठाया।
अध्याय 304 मेंगमैन की छोटी हथेली ने दहेई की मोटी भुजाओं पर कुछ बार थपथपाया। बड़ी हे छोटी हे, क्या तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया है? उसने बचकानी आवाज में कहा। मैंने खाना खत्म कर लिया है, इसलिए तुम लोगों को जल्दी करना चाहिए। खाना खत्म होने के बाद चलो खेलते हैं। ओह वो छोटी ही फर्श पर फिसल गई और अपना सिर हिलाया। ये छोटी ही का कहने का तरीका था, हम अभी खेलने जा सकते हैं। ओह 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 ओह, दहेई ने अपना सिर खुजलाया और खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाह रहा हो, ओह हम अब और नहीं पी रहे हैं। ठीक है, चलो फिर खेलते हैं। दहेई ने मिंगमैन को उठाया और उसे लॉबी के एक शांत कोने में ले गया। वहां दहेई, मिंगमैन और छोटी हेई ने खेलों के साथ अपना मनोरंजन करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बीत जाने के बाद भी माहौल काफी जीवंत था। हालांकि उन्होंने ज्यादा शराब नहीं पी थी, लेकिन पांचों महिलाएं अनन्या, काजल, जो फेई, लुओ किंग और ली अन्ना के चेहरे पर लालिमा थी। ये देखते हुए कि वे सभी सुंदर महिलाएं थीं, वे वास्तव में उस समय देखने लायक थीं। लेकिन चूंकि अनन्या बहुत ज्यादा आकर्षक थी, इसलिए उसकी उपस्थिति अन्य महिलाओं की उपस्थिति को काफी हद तक कम कर रही थी। उसी टेबल पर प्रशिक्षक लियू, झाओ फैंग, जुयोंग, आहू और रणविजय सभी अपने दिल की इच्छा के अनुसार शराब पी रहे थे। प्रशिक्षक लियू, जो प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे, ऐसी बातें कहते रहे जिससे महिलाओं के मुंह से सुंदर हंसी की आवाजें निकल रही थीं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि प्रशिक्षक लियू के पास इस तरह का हास्यबोध भी है। दूसरी ओर रणविजय उसे दिए जाने वाले किसी भी टोस्ट को पी लेता था। उसने जितने गिलास पी लिए थे, उसके बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा की तरह भाव थे। इससे पता चलता है कि रणविजय शराब को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकता है। जब शाम के करीब 9 बजे थे, रणविजय बार बार अपने फोन पर समय देखने लगा। रात के 9:20 बजे रणविजय वॉशरूम गया। हाथ धोने के बाद उसने अपना फोन निकाला और अपना क्यू मेल एक्सेस किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि ठीक 21 घंटे 21 मिनट 21 सेकंड नहीं हो गया। मेल भेजा गया। यह एक और जन्मदिन का तोहफा था, लेकिन इस बार रणविजय के दूसरे व्यक्तित्व से। ईमेल के 21 घंटे 21 मिनट 21 सेकंड के टाइम स्टैम्प के पीछे का मतलब स्पष्ट था। वह वापस टेबल पर गया और आधे घंटे तक पार्टी करता रहा। पार्टी लगभग 10 बजे खत्म हो गई थी। रणविजय ने अनन्या की ओर देखा और कहा, क्या हम वापस चलें? अनन्या ने अपने होंठ आपस में दबाए और सिर हिलाया। मम्मा, जो फेई उस समय थोड़ा नशे में थी और उसकी आवाज बहुत तेज हो गई थी। अरे अरे अरे, वसंत की रात में हर पल 1000 सोने के बराबर है। अब समय आ गया है कि हम प्रेमी जोड़े को अकेला छोड़ दें और घर चले जाएं। जो फेई ने सिर हिलाते हुए चिल्लाया। काजल जोर से हंसी और अपने भाई को इशारा करते हुए मुंह बनाया। हा, आओ आओ, चलो घर चलते हैं। काजल और जो फेई की हरकतों ने भीड़ में ठहाके लगवा दिए। चिढ़ाने के कारण अनन्या का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। खैर, शराब के कारण उसका चेहरा पहले से ही काफी लाल था, इसलिए अगर अनन्या शर्मिंदा थी तो कोई उसके चेहरे से नहीं बता सकता था। झाओ फैंग खड़ा हुआ और बोला, तो मैं दहेई और बाकी लोगों को वापस ले आता हूँ। अनन्या की मेज पर बैठे सभी लोगों ने थोड़ी बहुत सफाई की और फिर उठकर इमारत से बाहर निकल गए। रणविजय मिंगमैन को ले जा रहा था। अनन्या लकड़ी की नक्काशी को अपने सीने से लगाए हुए थी और बहुत खुश दिख रही थी। कुछ ही देर बाद वे लॉबी के निकास द्वार पर पहुंच गए। अपने हाथ की एक लहर के साथ रणविजय ने 3 लोगों को संकेत दिया जो पूरी तरह से शांत थे। वे आज रात उनके नामित ड्राइवर थे। कुल 3 कारें थीं, एक रणविजय के परिवार के लिए, दूसरी जोफी और अन्य 3 महिलाओं के लिए, और आखिरी झाओ फैंग, दहेई और लिटिल हेई के लिए। बाकी लोग अभी भी पार्टी कर रहे थे और अंदर शराब पी रहे थे। वे खुलकर मौज मस्ती करने और पूरी तरह से बाहर जाने की योजना बना रहे थे। तीनों कारें एक ही दिशा में चली गईं। रणविजय का रेस्तरां। पहली कार रेस्तरां के सामने रुकी। रणविजय मिंगमैन को ले जाते हुए कार से बाहर निकले। अनन्या के भी कार से बाहर निकलने के बाद वे रेस्तरां में चले गए। दूसरी कार जोहफी के घर की ओर चली गई। काजल और बाकी महिलाएं आज रात जोहफी के घर पर रुकेंगी। उन्हें कल काम पर जाने के लिए अभी भी उठना था। तीसरी कार झाओफेई की लैंड रोवर थी। लैंड रोवर धीमी और लापरवाह गति से चल रही थी। गति की कमी संभवतः इस तथ्य के कारण थी कि दाहेई पिछली सीट पर बहुत ऊंचा हो गया था। ओह 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 ओह, दाहेई इस समय अपनी उछल कूद और ताली बजाते हुए शायद कोई गाना गा रहा हो। अफसोस, उस क्रूर प्राणी का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए जब भी वह हिलता, कार नीचे की ओर गिरती और फिर वापस ऊपर उठ जाती, और यही बात बार बार दोहराई जाती जब तक कि प्राणी अपना उन्मत्त नृत्य जारी रखता। उस सारी हरकत का अंतिम परिणाम एक ऐसी कार थी जो तब तक हिलती रहती जब तक कि गाय घर नहीं आ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कार के अंदर भूकंप आ गया हो। हाँ, वास्तव में एक कार भूकंप। ये कहना सुरक्षित है कि लैंड रोवर के ड्राइवर को ऐसी परिस्थितियों में ड्राइविंग का एक असाधारण अनुभव हो रहा था। यात्री सीट पर झाओ फैंग के पास दहेई की हरकतों को असहाय होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं था। एक तो वह पीछे की सीट पर बड़े भाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। दहेई के उन्माद ने लिटिल हेई को भी उन्माद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। कभी कभी लिटिल हेई चीखता या चिल्लाता, मानो वह दहेई के गाने की धुन सेट करने की कोशिश कर रहा हो।
वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उनके चेहरों पर भाव और उनके वर्तमान व्यवहार को देखते हुए झाओ फैंग को पता था कि आज दो ही शक्तियों ने खूब मौज मस्ती की है। जल्द ही कार शहर के इलाके से बाहर निकल गई और माउंट न्यू मून की ओर जाने वाली सड़क पर चली गई। जब वे माउंट न्यू मून से अभी भी कई मिनट दूर थे तो कुछ हुआ। जूम! अचानक एक वैन विपरीत दिशा में उनके पास से गुजरी। कम से कम वैन अपनी गति के आधार पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी। सच में वैन में रेसिंग! झाओ फैंग ने बिना कुछ सोचे समझे केवल मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। झाओ फैंग को पता नहीं था कि जो वैन अभी अभी उनके पास से गुजरी थी उसमें पहाड़ से चुराए गए कुछ कीमती सामान थे। अगर झाओ फैंग को पता होता तो शायद वह ड्राइवर को लैंड रोवर को सीधे वैन में घुसाने का आदेश देता। फिर उसे कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही रोवर माउंट न्यू मून पर पहुंचा झाओ फैंग ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके बाद उसने दहेई और लिटिल हेई के लिए पीछे की सीट का दरवाजा खोला। अब वापस जाओ छोटे मालिक, उसने कहा। ओह ओह ओह! दहेई ने अपने होंठ सिकुड़े और झाओ फैंग की ओर मुट्ठी हिलाई। अब ये और भी अच्छा है। मैंने इस बार तुमसे नफरत न करने का फैसला किया है। लिटिल हेई कार से बाहर निकल गया। पहाड़ की ओर कई कदम बढ़ाने के बाद लिटिल हेई की नाक अचानक हवा को सूंघते हुए हिलने लगी। सूंघो सूंघो सूंघो! कई सूंघने के बाद लिटिल हेई के कानों ने अचानक कुत्तों के भौंकने की स्पष्ट आवाज सुनी। भौंकने की आवाज पहाड़ के पीछे के क्षेत्र से आ रही थी। सूंघो! लिटिल हेई की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। यह एक ऐसा रूप था जो भूखे भेड़िए से भी ज्यादा भयंकर था। लिटिल हेई का मुंह थोड़ा खुला जिससे उसके नुकीले नुकीले दांत दिखाई दिए जो रात के अंधेरे के बावजूद चमक रहे थे। वाह! एक पल बाद लिटिल हेई इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसका पूरा शरीर एक छाया मात्र रह गया। कुछ ही सांसों के समय में लिटिल हेई ने उसे सामने के जंगल में भगा दिया। ओह ओह ओह! ऐसा लग रहा था कि दाहेई को भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह तेज कदमों से लिटिल हेई के पीछे भागा। झाओ फैंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। केवल एक ही संभावित परिदृश्य था जो लिटिल हेई को इस तरह प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर सकता था। माउंट न्यू मून में कुछ हुआ था। इस विचार से झाओ फैंग का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह दो जानवरों के पीछे भागा। अंधेरे जंगल में प्रवेश करने से पहले वह दर्जनों मीटर तक दौड़ा। फिर वह कुछ और सेकंड तक दौड़ता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गया। वह रुका और चारों ओर नजर घुमाई। ये देखकर कि पहाड़ का अगला हिस्सा अभी भी वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने छोड़ा था, झाओ फैंग ने राहत की सांस ली। फिर वह जल्दी से पहाड़ के पीछे की ओर चला गया। जब वह थंडर यान के पेड़ के पास पहुंचा और पहाड़ के पीछे की स्थिति देखी तो उसे एक बार फिर बड़ी राहत महसूस हुई। मवेशी और पालतू जानवर सभी वहां थे, लेकिन लिटिल हेई ने ऐसा क्यों किया? झाओ फैंग ने अपनी आंखें लिटिल हेई की ओर घुमाईं और देखा कि लिटिल हेई अभी भी अंतहीन रूप से सूंघ रहा था। बार बार वह उस क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता रहा जहां पशुधन और फसलें रखी गई थीं। झाओ फैंग ने करीब से देखा और मौजूद पशुओं की संख्या गिनी। झाओ फैंग के चेहरे पर एक झल्लाहट उभर आई। कुछ कमी थी। उसे माउंट न्यू मून में पशुओं की कुल संख्या अपने हाथ की हथेली की तरह पता थी, क्योंकि आहू और अन्य लोग जब भी यहाँ से सामग्री लेते थे तो हमेशा उसे वापस रिपोर्ट करते थे। जब रणविजय के पास कुछ ऐसी सामग्री होती थी जिसकी उसे जरूरत होती थी तो वह हमेशा झाओ फैंग से उसे यहाँ से लाने के लिए कहता था। पूरी तरह से जांच करने के बाद झाओ फैंग को पता चला कि क्या कमी थी। धान के खेत से कम 5वां चावल और 10वां गेहूं गायब था। कोबे के गोमांस के मवेशियों में से कोई भी गायब नहीं था। हालांकि 2 हंगेरियन बेबी भेड़ सुअर, जिनकी कीमत मवेशियों से भी ज्यादा थी, गायब थे। टाई लेग ब्लैक स्वाइन और उजिम्किन भेड़ें सभी गायब थीं, जबकि मुर्गियां, बत्तखें और गीज दो गायब थे। लगभग 7 या 8 पालतू कुत्ते घायल हो गए थे। इन सब बातों ने झाओ फैंग को क्रोधित कर दिया था। क्या कोई आया और पहाड़ को लूट लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक रात के लिए अपनी सुरक्षा कम कर दी? झाओ फैंग ने जोर से अपना जबड़ा भींचा और थंडर यान पेड़ की ओर वापस चला गया। पेड़ के नीचे यान किंग वाटर की 2 बाल्टियां थीं, जिनका इस्तेमाल वह घायल पालतू जानवरों के इलाज के लिए कर सकता था। इस बीच लिटिल हेई और दहेई दोनों अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। लिटिल हेई ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उसकी आंखों में एक क्रूर नजर थी। ठीक उसी समय लिटिल हेई बिल्कुल पागल होने की कगार पर एक भेड़िए की तरह लग रहा था। ओह वो! अचानक लिटिल हेई ने अपनी गर्दन आसमान की ओर उठाई और गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज रात भर गूंजती रही, जिससे पूरे माउंट न्यू मून में सदमे की लहरें उठ गईं। माउंट न्यू मून के बटलर के रूप में लिटिल हेई यह जानकर क्रोधित हो गया कि किसी ने उनसे चोरी की है। अगर लिटिल हेई भी नाराज हो जाता तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि दहेई भी क्रोधित हो जाता। माउंट न्यू मून के प्रमुख के रूप में दहेई ने जो कुछ देखा उससे वह क्रोध से भर गया, खासकर यह जानने के बाद कि उसके कई कुत्ते भाई घायल हो गए थे। अभी दहेई के चेहरे पर एक डरावनी झलक थी जो उसके चेहरे पर शायद ही कभी देखी गई हो। दहेई का मुंह खुला हुआ था, जिससे उसके अंदर लंबे दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी जानलेवा हो गई थीं। आओ आओ आओ! दहेई ने अपनी छाती को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया और एक के बाद एक दहाड़ने लगा। वह अपने दिल के अंदर के क्रोध को बाहर निकाल रहा था।
झाओ फैंग बाल्टियां लेकर आगे बढ़ा। दहेई और लिटिल हेई के व्यवहार को देखकर उसने आह भरी। उसने बाल्टियां नीचे रखीं और उनकी ओर हाथ हिलाया। दहेई, लिटिल हेई, यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। दहेई खेलने के मूड में नहीं था, खासकर ऐसे समय में। लिटिल हेई के साथ दहेई ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और हाँफते हुए और गुर्राते हुए झाओ फैंग की ओर चला गया। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, झाओ फैंग ने लिटिल हेई के सिर को थपथपाते हुए कहा और फिर दहेई की छाती को सहलाया। शांत हो जाओ और ऐसा व्यवहार करना बंद करो जैसे कि तुम युद्ध के रास्ते पर हो या कुछ और। सब ठीक हो जाएगा, हमने बस कुछ चीज़ें खो दी हैं, बस इतना ही। जगह को सुरक्षित करने के लिए उचित व्यवस्था न करना मेरी गलती है। मैं बाद में मास्टर को बता दूंगा। अगली बार जब मैं तुम लोगों को बाहर लाऊंगा तो मैं जगह को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करूंगा। तुम दोनों को इतना गुस्सा करना बंद करना होगा। ओह, दहेई ने अपने होठों को सिकुड़ा और अपने पैर को जोर से पटका। दहेई ने अपना सिर एक तरफ घुमाया जैसे कि अपने चेहरे से संदेश देना चाहता हो, मैं पहाड़ का बड़ा मालिक हूँ, मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता। नन्हा हेई शांत रहा, हालांकि ओस से भीगा हुआ उसका दांत भी बंद था। झाओ फैंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधे रणविजय का नंबर डायल किया। कुछ घंटियां बजने के बाद कॉल लग गई। नमस्ते मास्टर, कोई व्यक्ति माउंट न्यू मून में घुस गया और हमसे चोरी कर ली। हमने चावल का 5वां हिस्सा, गेहूं का 10वां हिस्सा, 2 हंगेरियन भेड़सुआ, 2 मुर्गियां, 2 बत्तखें और 2 हंस खो दिए। हमारे 7 या 8 पालतू जानवर घायल हो गए हैं। झाओ फैंग ने रणविजय को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर पश्चाताप भरे लहजे में उसने कहा, यह मेरी गलती है, मैं लापरवाह रहा हूं और सुरक्षा के बारे में भूल गया। मुझे माफ़ करें मास्टर। ओह, कोई बात नहीं, हमने बस कुछ सामग्री खो दी, बस इतना ही। आपको सारा दोष अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। भले ही उन्होंने वहाँ सब कुछ चुरा लिया हो, लेकिन यह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों तक ही चलेगा। हम फिर से फसल उगा सकते हैं और नए पशुधन का प्रजनन कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब हम दहेई और लिटिल हेई को पहाड़ से दूर ले जाएंगे तो हम उस जगह पर नज़र रखने के लिए कुछ लोगों को तैनात करेंगे। हाँ मास्टर, समझ गया, ऐसा दोबारा नहीं होगा, झाओ फैंग ने गंभीरता से कहा। मम, रणविजय ने फ़ोन काटने से पहले जवाब दिया। ओह, झाओ फैंग ने राहत की सांस ली। गुरु ने जो कहा वह उसे बहुत सही लगा। ऐसा नहीं था कि पूरा पहाड़ चोरी हो गया था, पहाड़ अभी भी वहीं था जहां वह था। उन्होंने बस कुछ सामग्री और खेत के जानवरों को खो दिया था। चीज़ों की भव्य योजना में नुकसान बहुत बड़ा नहीं था। फिर भी झाओ फैंग ने चीज़ों को यूं ही छोड़ देने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक जांच शुरू करेगा और देखेगा कि क्या वह उन चोरों की पहचान का पता लगा सकता है। तब तक जैसे ही झाओ फैंग ने अपने विचारों को और आगे बढ़ाया, उसने अचानक देखा कि दहेई और लिटिल हेई उसे घूर रहे थे। वह उन पर मुस्कुराया और कहा, मास्टर ने कहा कि यह ठीक है। मुझे आश्चर्य है कि वे चोर कब से हमें देख रहे हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वे बस तब हमारे घर पर ठोकर खाते हैं जब हम बाहर होते हैं। अगर वे अच्छी तरह से तैयार होते तो हमारा नुकसान बहुत अधिक होता। उस स्थिति में संभवतः दूसरा प्रयास होगा। वे अपनी पहली सफलता के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। जब समय आएगा, दहेई और लिटिल हेई, आप दोनों को थोड़ा संयम दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी को मारना मत, इससे सिर्फ परेशानी होगी। आपको मास्टर के लिए परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए, आप समझे? झाओ फैंग की बुद्धिमत्ता के संबंध में झाओ फैंग चतुर और संवेदनशील दोनों था। झाओ फैंग ने शायद अपनी एक तरफा बातचीत के दौरान पहले ही सभी बिंदुओं को जोड़ दिया था। ओह 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 ओह, दहेई ने अपना मुंह खोला और अपनी मुट्ठियां लहराईं। वह भयंकर और खूनी लग रहा था, मानो कह रहा हो, मुसीबत। क्या मुसीबत? अगर वे अगली बार आए तो मैं उन्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। दूसरी ओर लिटिल हेई के चेहरे पर आज्ञाकारिता का भाव था। झाओ फैंग ने दहेई को एक गंभीर नज़र से देखा और कहा, दहेई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अभी भी उस परेशानी से नहीं निपटा है जो तुमने पहली बार उस विला में लाकर पैदा की थी। भगवान जानता है कि अगर तुमने फिर से परेशानी पैदा की तो क्या होगा। इसलिए तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, भले ही चोर वापस आ जाएं। मुझे उन्हें संभालने दो। ओह 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 ओह, दहेई ने अपने होंठ सिकुड़े और चिल्लाया। फिर उसने आगे बढ़कर अपनी हथेली से झाओ फैंग को धक्का दिया। झाओ फैंग लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिर गया। सब कुछ होने के बावजूद झाओ फैंग को दहेई के चेहरे पर नज़र से पता चल गया कि उसे संदेश मिल गया है। इसके साथ झाओ फैंग को और भी सहज महसूस हुआ और उसने घायल कुत्तों की देखभाल के लिए बाल्टी पकड़ ली। हर बार जब झाओ फैंग घायल कुत्तों को पानी पिलाता तो वह उनके सिर को धीरे से थपथपाता और हर बार उसके दिल में अपराध बोध की पीड़ा महसूस होती। वे सभी उसकी अपनी लापरवाही के कारण चोटिल हो गए थे। उसने आज रात अपना पूरा ध्यान ऑपरेशन लव कन्फेशन पर केंद्रित कर दिया था। जब दहेई और लिटिल हेई को माउंट न्यू मून से दूर लाया गया तो ये जगह अपने रखवालों के बिना रह गई थी। कुत्तों को खाना खिलाने के बाद झाओ फैंग बाल्टी को थंडर यांग ट्री में वापस ले गया। ऐसा करते समय वह खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से नहीं रोक पाया। माउंट न्यू मून में बहुत सारे सच्चे खजाने छिपे हुए हैं।
लेकिन चोर उन्हें पहचानने में पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने पेड़ के नीचे रखी पानी की 2 बाल्टियों को भी नहीं छुआ, जो उनके पीने के लिए खुले में रखी हुई थीं। इससे ये संकेत मिलता है कि चोर यहाँ किसी खास उद्देश्य से आए थे, सामग्री चुराने के लिए। खैर, इस बार वे सफल हो गए। अगर वे अगली बार फिर यहाँ आए तो झाओ फैंग उन लोगों की पहचान जानने में बहुत दिलचस्पी रखता था जिनके पास उनसे चोरी करने की हिम्मत थी। दूसरी तरफ मिंगमैन के मनोरंजक रेस्तरां में मिंगमैन आराम से सोफे पर बैठी थी, सेब का एक छोटा टुकड़ा चबा रही थी और टीवी पर चल रहे कार्टून में व्यस्त थी। इस बीच अनन्या और रणविजय दोनों मिंगमैन के बगल में छोटी गोल मेज पर बैठे थे और कई 100,000 युआन की कीमत की रेड वाइन की बोतल का आनंद ले रहे थे। रणविजय ने अनन्या के सामने ही अपना फोन उठाया था। रणविजय ने पहले फोन में जो शब्द कहे थे उससे अनन्या को काफी हद तक अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ था। क्या हमने पहाड़ से कुछ खो दिया है? अनन्या ने पूछा जब रणविजय ने अपना फोन रख दिया। रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमने कुछ सामग्री खो दी है। अनन्या के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। तो फिर हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? हमें पुलिस को चोरों को पकड़ने देना चाहिए। नहीं, ये बहुत परेशानी वाली बात है। अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ शांत समय बिताना चाहता हूँ, रणविजय ने अनन्या को इशारा करते हुए कहा। स्विश, एक पल में अनन्या का चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया। दूसरों के सामने उसे भी शर्म आती थी, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ अकेले होते तो उसकी शर्म के साथ घबराहट और चिंता भी होती। अनन्या के चेहरे पर नजर ने रणविजय के दिल में आग लगा दी। अपनी सामान्य शांति और आत्मकब्जे के बावजूद रणविजय इस समय उनके दिल में जोश की लौ को महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। ऐसा लगा जैसे पहली बार प्यार में हो। यह उस तरह का जुनून था जो केवल एक रिश्ते की शुरुआत के दौरान ही मिलता था, जिस तरह का जुनून शब्दों की वर्णनात्मक शक्तियों से परे था। कहने की जरूरत नहीं है कि रणविजय ने इस तरह के समय को बहुत महत्व दिया, नहीं तो वह आज उपहार तैयार करने के लिए सारी परेशानी से नहीं गुजरता। जब अनन्या ने रणविजय की उस पर तड़पती हुई निगाहें महसूस की तो उसने एक हल्का गुनगुनाया, मुझे आश्चर्य है कि इस तरह के अत्याचारी व्यवहार में कौन सक्षम है। मेरा मतलब है चोरी। चलो, हा। रणविजय ने हंसते हुए अनन्या के विषय को बदलने की कोशिश पर सिर हिलाया। उन्होंने रेड वाइन का एक घूंट लिया और कहा, ठीक है, वास्तव में केवल कुछ संभावनाएं हैं। पहला यह है कि हमारे रेस्तरां का एक ग्राहक हमारी सामग्री पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। शायद उन्होंने इसे देखने में कई दिन बिताए थे और अंततः माउंट न्यू मून पर ठोकर खा गए। तो फिर ये संभावना नहीं है। मैं कहूंगा कि ऐसा होने की संभावना 20% से कम है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। ओह, दहेई और लिटिल हेई की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल। उनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर यह वास्तव में सच होता कि किसी ने जांच में बहुत समय बिताया होता तो वे अच्छी तरह से तैयार होते, और यह वे अच्छी तरह से तैयार थे, हमारा नुकसान बहुत अधिक होता। जाहिर है, रणविजय और झाओ फैंग ने घटना के बारे में इसी तरह के विचार साझा किए। ओह, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। अनन्या ने सिर हिलाया और रणविजय को हल्के से भ्रमित नजर से देखा। फिर एक छात्र की तरह उसने पूछा, और क्या संभावनाएं हैं? एक अन्य संभावना जो मुझे लगता है कि सच्चाई होने की 80% संभावना है, यह है कि आज सुबह अस्लिन रेस्तरां में प्रतियोगिता से कोई व्यक्ति चोरी के पीछे है। रणविजय हंसते हुए हंसे और जारी रखा, हमने आज उन्हें हरा दिया। आइए यह न भूलें कि लियू किंगफेंग ने भी हमारी ओर से कदम रखा था। उनकी स्थिति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद उन्होंने बहुत से लोगों को फटकार लगाई थी। वी चाओ हमारे लिए घृणा को बरकरार रखेगा, इसमें कोई शक नहीं। और वह शेफ वांग लॉन्ग, मैं उसके चेहरे से ही बता सकता था कि लियू किंगफेंग ने प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले उसे डांटा था। लेकिन व्यावहारिक रूप से इस बात की शून्य संभावना है कि वांग लॉन्ग चोरी का हिस्सा था, जिससे हमारे पास केवल 3 संदिग्ध बचे। पहला संदिग्ध लव चाओ है, और फिर लव चाओ का मालिक लुओ कुछ। आखिरी संदिग्ध रेस्तरां का मैनेजर है। क्यों? अनन्या ने असमंजस में पूछा। घृणा और ईर्ष्या के कारण, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा स्वार्थ के कारण, रणविजय ने समझाया। अस्लिन रेस्तरां के मालिक के बारे में क्या? वह संदिग्ध क्यों नहीं है? क्योंकि वह लियू किंगफेंग से डरता है, रणविजय ने कहा। उस आदमी का चेहरा उस समय पूरी तरह बदल गया जब लियू किंगफेंग ने दृश्य में प्रवेश किया। उसके बाद वह लियू किंगफेंग के चारों ओर सावधानी से चलने लगा। दूसरी ओर लव चाओ ने पूरे समय अपना सिर नीचे झुका रखा था, वह गुस्से में और असंतुष्ट दिख रहा था। लव चाओ का मालिक हर किसी की नजरों से बचता रहा। जब उसने लियू किंगफेंग, वांग लॉन्ग और अन्य लोगों पर चुपके से नजर डाली तो मैंने देखा कि उसने कम से कम 5 बार अपना जबड़ा भींचा। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उस आदमी के इरादे बुरे थे। उनमें से रेस्तरां मैनेजर पर सबसे कम शक होने की संभावना थी। वह वहां पीछे से घबरा रहा था, उसे अपनी नौकरी खोने का डर था। शुरू में वह लव चाओ के बगल में खड़ा रहा, लेकिन बाद में वह लव चाओ से 5 मीटर से ज्यादा दूर खड़ा था। इससे पता चलता है कि मैनेजर स्वार्थ और आत्मसंरक्षण के लिए जीता था। रणविजय ने अपना सिर हिलाया। तो अगर हम सभी संदिग्धों को ध्यान में रखते हैं तो मैं कहूंगा कि चोरी के पीछे लव चाओ और उसके मालिक का हाथ होने की 70% संभावना है।
शायद रेस्तरां मैनेजर का 10%, बाकी 20% संभावना हमारे ग्राहकों की होगी। अनन्या ने उसे हल्का सा मुंह बनाया। ओह, तुम्हारी टिप्पणियां इतनी विस्तृत कैसे हैं? रणविजय ने ठहाका लगाया। अच्छा, यह इतना भी मुश्किल नहीं था सच में। मुझे बस कुछ नजरें भरनी पड़ी, बस। आंखें किसी की आत्मा की खिड़कियां होती हैं। रणविजय के लिए लव चाओ और उसके साथियों के चेहरे के भाव और आंखों को समझना सिर्फ बच्चों का खेल था। हालांकि लियू किंगफिंग जैसे व्यक्ति, जिसने कई तूफानों और ज्वार भाटों का सामना किया था, को पूरी तरह से समझने के लिए ऐसी टिप्पणियों से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। तो फिर तुमने झाओ फेंग को इसके बारे में क्यों नहीं बताया और उसे इसकी जांच करने के लिए क्यों नहीं कहा? नहीं, वे सिर्फ कुछ छोटे मोटे गुंडे हैं। मैं परेशान भी नहीं होऊंगा। इसके अलावा वे बेवकूफ़ आज की सफलता के बाद फिर से लौट आएंगे, लेकिन अगली बार वे इतने भाग्यशाली नहीं होंगे क्योंकि उन्हें तब दहेई और लिटिल हेई के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। रणविजय को ये छवि अपने दिमाग में आते ही मजा आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अनन्या कुछ हैरान सी लग रही थी। वे घुसपैठियों को टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर देंगे, है न? रणविजय ने हल्के से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे यकीन है कि रणविजय उन्हें चेतावनी देगा। ओह वाह, तुम बहुत बढ़िया हो। अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अचानक अनन्या को कुछ सूझा। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और रणविजय को घूर कर देखा। अगर तुम्हारी अवलोकन शक्ति इतनी बढ़िया है तो तुमने मुझे तब क्यों अनदेखा किया? उसने जानलेवा लहजे में कहा। बताओ, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुमने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया, है न? और फिर तुम अचानक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे ताकि मैं तुम्हें जल्दी स्वीकार कर लूं। तुम धूर्त आदमी। रणविजय अचानक से स्तब्ध हो गया। अंदर ही अंदर वह अपनी महिला की अति सक्रिय कल्पना पर विलाप कर रहा था। कुछ सेकंड और रुको और वह शायद आसमान में उड़ते हुए यूनिकॉर्न के बारे में बात करना शुरू कर देगी। उस पल में रणविजय को वास्तव में समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने बेरुखी से कहा। तो क्या हुआ? अनन्या ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। हन्फ, मुझे यकीन है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम बस अपना समय बिता रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। उसका चेहरा उस समय इतना प्यारा लग रहा था कि रणविजय का दिल उसकी पसलियों के पिंजरे से टकराने लगा। रणविजय ने अपने अचानक सूखे होठों को चाटा। नहीं, मैं बता सकता था, लेकिन यह इसलिए भी था क्योंकि मैं भविष्यवाणी और चेहरे की बनावट में कुशल हूँ। भविष्यवाणी? यह कोई जादू टोना तो नहीं है न? अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। ठीक है, तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। जरूर, आओ मेरे पास बैठो, रणविजय ने कहा और अपने बगल की कुर्सी थपथपाई। अनन्या ने नाक सिकुड़ी और खड़ी हो गई। फिर वह रणविजय के दाहिनी ओर बैठ गई। रणविजय ने अनन्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। चलो हस्तरेखा पढ़ना शुरू करते हैं, है न? अनन्या ने अपने होंठ आपस में दबाए और मुस्कुराए। उसने उसे अपनी हथेली दे दी। अनन्या का हाथ पकड़कर रणविजय ने उसे कुछ बार सहलाया और फुसफुसाया, बहुत मुलायम है। क्या तुम पढ़ना शुरू करोगी या टालती रहोगी? अनन्या ने अपने निचले होंठ को धीरे से काटते हुए नकली गुस्से में कहा। हाँ, मैं पढ़ूंगी, मैं अभी शुरू कर रही हूँ। रणविजय मुस्कुराया और अनन्या की हथेली को देखा। तस, हम देखते हैं, क्यों ना हम करियर लाइन से शुरुआत करें। आपकी करियर लाइन शुरुआत में काफी क्षैतिज और सपाट है, लेकिन जब ये यहाँ पहुंची तो। रणविजय ने अनन्या की हथेली पर एक जगह को छुआ। यह अचानक ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। यह विशेषता इस तथ्य को दर्शाती है कि आप कुछ साल पहले अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ ये दरारें उस समय को दर्शाती हैं जब आप उत्तरी अमेरिका गए थे। देखें कि कैसे रेखा यहाँ दो लहरें बनाती है और फिर से सीधी रेखा बन जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने करियर में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे, लेकिन जब आप उनसे बाहर निकल जाएंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। ये दर्शाता है कि आपके पास करियर की व्यापक संभावनाएं हैं। आप आसानी से बिना किसी समस्या के एक सिंगिंग क्वीन या एक शीर्ष अभिनेत्री बन सकती हैं। अनन्या ने रणविजय के चेहरे पर हास्यपूर्ण भाव देखा और अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। पफ, तुम बहुत अच्छे बकवास करने वाले हो। तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रहे हो? एक ढोंगी। हाँ, अरे यह असली बात है। ठीक है, तो चलो तुम्हारी जीवन रेखा पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि तुम लंबी उम्र जियोगे। अब यह विवाह रेखा है। देखो, केवल एक ही है, जिसका मतलब है। रणविजय ने अचानक अपना सिर उठाया और अनन्या को देखा। उसकी आवाज़ धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। तुम और मैं साथ साथ बूढ़े हो जाएंगे। अनन्या ने मुंह बनाया। झूठी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या जिस तरह से अभिनय कर रही थी वह इतना आकर्षक था कि रणविजय मुश्किल से अपनी पैंट में अपना आपा रख पाया। क्या अब हम चेहरा पढ़ लें? क्या तुम पहले से ही इसके बीच में नहीं हो? अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए आराम से कहा। ओह, लेकिन मुझे चेहरा पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ओह ठीक है। अनन्या ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली बात जो उसने देखी वह ये थी कि रणविजय के होंठ उसके होंठों पर थे। ये कमीना, मम्मा। काफी देर बाद अनन्या ने रणविजय को धीरे से धक्का देकर दूर धकेल दिया।
वह हौंफ रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी और उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। तुम मतलबी हो, मेंग मेंग अभी भी यहीं है, अनन्या ने रणविजय की तरफ झुकते हुए बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी मुट्ठी उसके सीने पर पटक दी। रणविजय ने अनन्या के गाल पर एक हल्का सा चुंबन लिया। ठीक है, वह टीवी देख रही है। सोफे से मेंग मेंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। स्विश। रणविजय और अनन्या दोनों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेंग मेंग पलकें झपकाते हुए सीधे उनकी तरफ देख रही थी। हंफ। मेंग मेंग ने असंतोष के स्वर में कहा, पापा माँ, तुम लोग फिर से मेरे बिना चुंबन कर रहे हो। मैं भी चुंबन करना चाहता हूँ। मेंग मेंग चुंबन करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रणविजय ने कहा, एक बार फिर आंसू और हंसी के बीच संघर्ष करते हुए। रणविजय ने अनन्या को अपने पैरों पर खड़ा किया और दोनों हाथ में हाथ डाले मेंग मेंग की ओर चल पड़े। मेंग मेंग ने सबसे पहले अपने नन्हे होंठ अनन्या को दिए। अनन्या को चूमने के बाद लड़की रणविजय के पास गई और उसे भी चूमा। इसका स्वाद बिल्कुल भी मीठा नहीं है। फिर माँ और पापा, आप लोग इतने लंबे समय तक कैसे चूम रहे हैं? झूठे लोगों का झुंड। रणविजय जोर से हंसने लगा। आंखें घुमाते हुए अनन्या ने अपने पतले हाथ से रणविजय की कमर पर चुटकी ली। हाँ, कार्टून वापस आ गया है। मेंग मेंग ने भूनी बीए की शुरुआती थीम सुनते ही अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर खुशी मनाई। बस ये था, एक खुश और शांत परिवार सोफे पर टीवी देखते हुए आराम कर रहा था। यहाँ तक कि दो वयस्क भी कार्टून का आनंद ले रहे थे। शायद खुशी वास्तव में इतनी ही सरल थी। एक आदमी, एक औरत और एक घर, बस इतना ही काफी था। ... इस बीच जूकेंग जिले में एक बंद रेस्तरां की रसोई के अंदर कुल 4 लोग घूम रहे थे। वे लोग लुओ शेंग, लव चाओ और लुओ शेंग के 2 अन्य छात्र थे। ओह बकवास, ये बकवास, इतनी स्वर्गीय खुशबू आ रही है। क्या ये चावल भी है? चावल कुकर का ढक्कन खोलते ही लुओ शेंग की पहली प्रतिक्रिया यही थी। गर्म भाप के बीच चावल की सुखद सुगंध उसकी नाक में घुस गई। सुगंध इतनी अच्छी थी कि जैसे ही उसने इसे सूंघा, वह नाविक की तरह कोसने लगा। लव चाओ ने लुओ शेंग को बड़ी आंखों से देखा। चखें मास्टर, चलो सब मिलकर इसका स्वाद लेते हैं, उसने उत्साह से कहा। हाँ, चलो पहले चावल परोसते हैं। कटोरी लाओ, लुओ शेंग चिल्लाया। फिर उसने चावल के 4 कटोरे भर दिए। उसके बाद उनमें से कुछ रसोई के काउंटर पर बैठ गए, चावल के कटोरों को घूरते हुए। जब चावल की सुगंध ने उन्हें छुआ तो उनमें से प्रत्येक को अपने मुंह से लार को निगलना पड़ा। हम पहले थोड़ा क्यों नहीं आजमाते? छोटी आंखों वाले एक आदमी ने कहा। लेकिन चिकन अभी भी बर्तन में पक रहा है, लव चाओ ने संदेह से कहा। चावल की सुगंध के आकर्षण का विरोध करने में लुओ शेंग बहुत शक्तिहीन था। भाड़ में जाए, ये ठीक है, चलो पहले खाते हैं, उसने कहा। लुओ शेंग ने चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाए और चावल का एक कौर चखा। पहला निवाला उसने बहुत ही शालीनता से खाया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे खाने की आदतों की बात ही खिड़की से बाहर फेंक दी गई हो। लुओ शेंग ने अपना कटोरा उठाया और एक गुफावासी की तरह सादे चावल को अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। यही बात बाकी 3 लोगों के साथ भी हुई। बहुत जल्द उनमें से प्रत्येक ने सादे चावल का एक पूरा कटोरा गटक लिया। उनकी हरकतें कुछ इस तरह की थीं जैसे पुराने दिनों में लोग बार में शराब का आनंद लेते हैं। आओ शराब का ये कटोरा खाली कर दें। लेकिन यहाँ ये था, आओ चावल का ये कटोरा खत्म कर दें। चावल का एक कटोरा खत्म करने के बाद उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने तुरंत उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव पहचान लिए। तो मैं वास्तव में सामग्री के मामले में हार गया। मादरचौद, अगर मेरे पास इस तरह की सामग्री होती तो मैं हार जाता, लव चाओ ने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा। ये सही है, लुओ शेंग ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। लिल चाओ, अगर आप इन सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो मैं शर्त लगाता हूं कि आप जीतेंगे। बेशर्म बेवकूफ, जीतने के लिए सामग्री पर निर्भर रहना ये धोखा है, फ्लैट टॉप हेयर कट वाले एक आदमी ने गुस्से में कहा। हाँ, और उस बेवकूफ में इतनी हिम्मत भी थी कि वह किसी बदमाश शेफ की तरह व्यवहार कर रहा था जो जानता था कि वह क्या कर रहा है। जैसे, चलो खाना बनाना शुरू करने से पहले आखिरी मिनट तक इंतजार करना। इसके बारे में सोचकर ही मैं पागल हो जाता हूँ, लव चाओ ने अपना जबड़ा भींचते हुए कहा। यह पहले से ही अतीत की बात है, अब इसके बारे में शिकायत करना बेकार है, लुओ शेंग ने उसे विदा करते हुए कहा। अब मुझे फिर से बताओ कि जब तुम पहाड़ पर थे तो तुमने क्या देखा था? ठीक है, लव चाओ ने गहरी शांत सांस लेते हुए कहा। मुझे कृषि स्थल पर अपने एक दोस्त से इसके बारे में पता चला। उसने मुझे बताया कि मेंगमैन के मनोरंजन रेस्तरां का मालिक समय समय पर साइट से चावल और गेहूं खरीदता है। खरीदा गया चावल दाहोआक्सियांग 2 था। ये कैसे संभव है? यह मेरे जीवन में चखा गया सबसे सुगंधित चावल है। इसका कोई मतलब नहीं है। लुओ शेंग ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा। जब वह कुछ देर बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया तो उसने लव चाओ से कहा कि वह बोलता रहे। चलिए, फिर मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि वे अपनी फसलें कहाँ उगाते हैं। यह माउंट न्यू मून निकला। जाहिर है, वहाँ का वातावरण शानदार है। ओह, मुझे ये भी बताया गया कि उस जगह की रखवाली करने वाला एक बहुत बड़ा और खतरनाक कुत्ता है। इसलिए हम तीनों 3 दिन बाद उस जगह पर जांच करने गए।
हम धातु की छड़ियों से लैस होकर पहाड़ में घुसे, लेकिन हमें कोई शिकारी कुत्ता नहीं दिखा, केवल 10 या उससे ज्यादा पालतू कुत्ते थे। हालांकि उन छोटे बेवकूफ़ों ने अपनी निगरानी की ड्यूटी को काफ़ी गंभीरता से लिया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उन्होंने हम पर हमला कर दिया, लेकिन हम तीनों ने अपनी छड़ियों से उनमें से कई को पीटने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद वे पागलों की तरह भौंकने लगे। हमें डर था कि आसपास कोई गार्ड हो सकता है, इसलिए हमने जल्दी से कुछ सामान ले लिया और फिर वहां से भाग निकले। हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस कुछ सामग्री ली, कुछ चावल, गेहूं, 2 सूअर, 2 बत्तख, 2 हंस और 2 मुर्गियां। लेकिन उस जगह पर लगभग सब कुछ है। मेरा मतलब है, वहां दर्जनों जापानी काले मवेशी, दर्जनों हंगेरियन भेड़सुअर, ताई झील के काले सुअर और उजिम्पियन भेड़ें हैं। संख्याएं वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक हैं। धिक्कार है, पूरी जगह फसलों और पशुओं का खजाना है। लव चाव ने फिर से अपनी जांघ थपथपाई। अगर हम जल्दी में न होते और अगर वे कुत्ते भौंकते न होते तो हम और भी सामान वापस लाते। मेरा मतलब है, ये कितना अच्छा होता। लुओ शेंग की आंखें चमक उठीं। इसमें कोई जल्दी नहीं है, चूंकि हम पहले से ही जानते हैं कि वह जगह कहाँ है, तो वहाँ सब कुछ जल्द या बाद में हमारा होगा। लेकिन फ्लैट टॉप हेयर कट वाला आदमी एक पल के लिए सिकुड़ गया और झिझका। फिर एक सतर्क स्वर में उसने कहा, क्या होगा अगर ग्रैंड मास्टर को पता चल गया? मेरा मतलब है, वह बहुत नेक है। अगर उसे पता चल गया तो मुझे डर है कि वह। उस आदमी ने अपने बयान के अंतिम कुछ शब्द नहीं कहे। उसे कहने की जरूरत नहीं थी, वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वे शब्द क्या थे। हमारी प्रशिक्षुता समाप्त करो। अब तक बाकी तीनों आदमी लुओ शेंग को देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी लुओ शेंग से ठंडी हंसी की उम्मीद नहीं की थी। तो क्या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पाककला की दुनिया में सही सामग्री का होना सबसे महत्वपूर्ण है। और स्वादिष्ट व्यंजन बनाना राजाओं का तरीका है। बस एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर हमें ऐसी सामग्री मिल जाए तो क्या होगा। मास्टर शेफ? कौन सा मास्टर शेफ? ये मास्टर शेफ कुछ भी नहीं है। हम अपना खुद का पाककला स्कूल शुरू कर पाएंगे और अब से ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे। जब हम पैसे कमा सकते हैं तो प्रशिक्षुता की कौन परवाह करता है? शुरू से ही वांग लॉन्ग ने मुझे केवल 2 साल तक पढ़ाया था। उसके बाद उसे कोई परवाह नहीं रही। इसमें क्या फ़ायदा है? तुम्हें पता है क्या, मैं पिछले कुछ समय से अपना खुद का स्कूल शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास जो कमी थी वो थी अवसर। अब जाहिर है अवसर आ गया है। लुओ शेंग ने सभी पर एक तीखी नज़र डाली। चूंकि अब हम जानते हैं कि उन्हें अपना कच्चा माल कहाँ से मिलता था और वे अपनी फसल कहाँ उगाते थे, तो फिर डरने की क्या बात है? तुम लोगों को इतनी चिंता करना छोड़ देना चाहिए और हिम्मत से मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि तुम भविष्य में धन और वैभव का जीवन जियोगे। रुतबा, पैसा, तुम नाम बताओ और तुम्हें मिल जाएगा। तभी 3 लोगों ने चौंक कर कहा। तीनों लोगों के चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए। फिर, यह उचित योजना के साथ किया जाना चाहिए। हम चारों के साथ, हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। पहाड़ से सब कुछ वापस यहाँ लाने का कोई तरीका खोजो। ओह, और कुछ पानी और मिट्टी के नमूने भी ले लो। हम उन नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, हम इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं। मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ और दिन बिताऊंगा। अभी के लिए चलो चिकन का आनंद लेते हैं। हाँ, विषय के अचानक परिवर्तन ने लव चाव और अन्य 2 लोगों को चकित कर दिया। लुओ शेंग ने प्रेशर कुकर की ओर इशारा किया। चिकन तैयार है, इसे परोसो। ओह, ठीक है, हाँ मास्टर। लव चाव ने जल्दी से प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला। प्रेशर कुकर खुलने के कुछ सेकंड बाद ही पूरे कमरे में मांस की सुखद सुगंध फैल गई। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से इसे परोसो ताकि हम इसका स्वाद ले सकें, लुओ शेंग ने आग्रह किया। लव चाव ने अपनी गति बढ़ाई और चिकन का मांस परोसा। जब वह तैयार हो गया तो सभी ने एक एक टुकड़ा लिया। उन्होंने मांस को अपने मुंह में डाला और एक निवाला खाया। हो, ये तो बेजोड़ है, लव चाव ने अपनी जीभ काटते हुए कहा। क्या ये चिकन है? इसकी इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? ये तो बहुत ज्यादा है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जीवन में पहली बार चिकन खा रहा हूँ। यहाँ तक कि लुओ शेंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। चिकन का वह टुकड़ा उसके तालू पर पहुंचते ही वह अवाक रह गया था। लुओ शेंग ने 10 सेकंड बाद अपनी आवाज़ पाई। इस तरह की सामग्री के साथ मैं भी मास्टर शेफ की उपाधि का दावा कर सकता हूं, उसने चौंक कर कहा। इस पल में वे भोजन की सुगंध का कितना भी आनंद ले रहे हों, इन 4 लोगों की किस्मत उस समय ही तय हो चुकी थी जब उन्होंने माउंट न्यू मून की अपनी दूसरी यात्रा की योजना बनाना शुरू किया था। किसी के लिए भी सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता और उनके जैसे लोग जो सही रास्ते से भटक जाते हैं, उनके लिए चीजें निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती। ... इस बीच मेंगमैन के रिक्रिएशनल रेस्तरां में पारिवारिक प्रेम पनपता रहा। 3 लोगों का परिवार रात 11:40 बजे तक टीवी देखता रहा जब कार्टून खत्म हो गया। ओह, शो खत्म हो गया, मेंगमैन ने कहा जैसे कि उसे लटकाकर छोड़ दिया गया हो। लेकिन मैं अभी भी कुछ और देखना चाहती हूँ, हम्फ। अनन्या ने अपनी बेटी को हल्की सी मुस्कान दी। कल शो शुरू होगा, अनन्या ने मेंगमैन के कोमल गालों को धीरे से दबाते हुए कहा। अब लगभग 11 बज चुके हैं, हमें सोने जाना चाहिए। क्यों ना हम पापा से कोई कहानी सुनाएं? हाँ, मैं बौनों के राजा के बारे में कहानी सुनना चाहती हूँ।
फिर मेंग मेंग ने अपनी नन्ही बाहें रणविजय की ओर फैला दी। बचकानी आवाज में उसने कहा, पापा मुझे गले लगना है। आ रहा हूँ, रणविजय ने कहा। उसने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। फिर उसने मेंग मेंग को अपनी बाहों में ले लिया। चुंबन। मेंग मेंग ने रणविजय की ओर सुनहरी मछली की तरह अपने होंठ सिकुड़े। चुंबन। रणविजय ने मेंग मेंग के इंतजार कर रहे होंठों पर एक चुंबन लगाया। नाराज होकर अनन्या ने रणविजय की ओर नापसंदगी भरी नज़र से देखा। मेंग मेंग ने पहले कभी रणविजय से चुंबन की मांग नहीं की थी। अब जबकि मेंग मेंग ने उसे और रणविजय को चूमते हुए देख लिया था, मेंग मेंग भी चूमना चाहती थी। फिर मेंग मेंग का रणविजय को चूमना ठीक था। अनन्या को इस बात की चिंता थी कि मेंग मेंग दूसरे लोगों को भी चूमने की कोशिश कर सकती है। कुछ देर सोचने के बाद अनन्या ने कहा, मेंग मेंग तुम पापा को इस तरह चूम सकती हो, लेकिन तुम दूसरे लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी? मुझे पता है, पापा ने मुझे पहले ही बता दिया है। दूसरों के साथ चुंबन नहीं, गले भी नहीं, मेंग मेंग ने गंभीर चेहरे के साथ अनन्या से कहा। अच्छा, अनन्या ने मेंग मेंग की नाक को धीरे से खरोंचते हुए कहा। अब क्या कहना है कि हम ऊपर जाएं और बिस्तर पर जाएं? अभी अनन्या की चाल इतनी हल्की थी कि वह व्यावहारिक रूप से स्प्रिंग्स पर चल रही थी। अध्याय 305। वे दूसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में दाखिल हुए। रणविजय ने मेंग मेंग को बिस्तर पर लिटा दिया। जब वह मेंग मेंग को पजामा पहनने में मदद करने वाला था तो अनन्या ने अचानक रणविजय की बांह पकड़ ली और उसे धीरे से दरवाजे की ओर धकेल दिया। ठीक है, तुम्हें पहले बाहर जाना चाहिए, मैं भी कपड़े बदलना चाहता हूँ। क्यों नहीं? रणविजय ने अनन्या को आंखों से देखते हुए कहा। फिर उसने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पजामा पहनने में मदद करूं। हाँ, शायद ये कथन उसे अनन्या की आंखों से खंजरों की बौछार दिला सकता था। रणविजय के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर देखकर अनन्या हंसे बिना नहीं रह सकी। बस बाहर निकलो, उसने उसके हाथ को फिर से धक्का देते हुए कहा। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा। जब रणविजय बाहर चला गया तो अनन्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रणविजय वहीं खड़ा रहा, बंद दरवाजे को ध्यान से देखता रहा। उसके मन की आंखों में अनन्या की सुंदर और सुडौल आकृति की छवि तैर गई। फिर उसके विश्वासघाती मन ने उस छवि को अतिरिक्त विवरणों के साथ पूरक किया, विवरण जिसमें एक खूबसूरत महिला अपने कपड़े बदल रही थी। अचानक उसके दिल में वासना की एक प्रचंड आग भड़क उठी। पुरुष कामुक प्राणी होते हैं, उस कथन में बहुत सच्चाई थी। फिर पुरुषों की कामुकता के संबंध में बारीकियां थीं। एक आदमी जो सभी प्रकार की सुंदर महिलाओं के प्रति आसक्त था उसे प्लेबॉय कहा जाता था, जबकि एक आदमी जो केवल अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था उसे एक अच्छा आदमी कहा जाता था। एक आदमी को खुशी मिलेगी जो अन्य महिलाओं के साथ अपनी पैंट में अपना संयम बनाए रख सकता है। अगर कोई आदमी अपनी पैंट में अपना संयम बनाए रखने में विफल रहा, खैर इसके लिए भी एक शब्द था, व्यभिचार। बेशक रणविजय एक वैध अच्छा आदमी था, बेशक उसकी भी इच्छाएं थीं, लेकिन उसकी इच्छाएं लंबे समय से दबी हुई थीं। फिर अनन्या आए और उसकी दबी हुई इच्छाओं में जान फूंक दी। क्या मुझे दरवाज़ा खोलकर झांकना चाहिए? रणविजय ने घुटन भरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं झांकूंगा तो वह मुझे मना करेगी। वह शर्मीली और संकोची भी दिखेगी, और जब वह शर्मीली होती है तो कैसी दिखती है? रणविजय ने फिर घुटन भरी सांस ली। बस, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। रणविजय ने आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। जैसे ही वह दरवाजे के हैंडल को दबा रहा था, रणविजय को साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नब्ज़ तेज हो रही है और उसका दिल उसकी पसलियों में धड़क रहा है जैसे कि कल नहीं है। केवल अनन्या ही उसके अंदर घबराहट और जुनून की ऐसी भावनाएं जगा सकती थी। रणविजय को यह बहुत बहुत पसंद आया। जोश से जलते हुए रणविजय ने दरवाजे के हैंडल को पूरी तरह दबाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। उसने सीधे कमरे में देखा। उसने अंदर जो देखा वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। अनन्या पहले से ही नीले रंग के पजामे में बदल चुकी थी और मेंग मेंग को बदलने में मदद कर रही थी। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए रणविजय ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई? अगर नहीं, अनन्या ने अपने होंठ आपस में दबाए और मुस्कुराए। हाँ, अरे मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरा काम हो गया है। मैंने तुम्हें कभी अंदर नहीं बुलाया और फिर भी तुमने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। मेंग मेंग ने अपने छोटे छोटे होंठ फुलाए और बुदबुदाया, हम पापा ने अपना असली रंग दिखा दिया। रणविजय ने सूखी हंसी में कहा और कमरे में चला गया। हे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने और अनन्या ने मिलकर मेंग मेंग को कपड़े बदलने में मदद की। जिस क्षण मेंग मेंग ने अपना पजामा पहना, वह दौड़ी और बिस्तर के सिरहाने तक चली गई। कहानी का समय। वह चिल्लाए, कंबल। मेंग मेंग चिल्लाए और फिर चादर के नीचे रेंग गई। अनन्या मेंग मेंग के बाईं ओर से बिस्तर पर चढ़ गई और चादर के नीचे आ गई। काम पर जाने का समय है, कहानीकार, अनन्या ने कहा। अभी वह भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मासूम आंखों से रणविजय को घूर रही थी। रणविजय मुस्कुराया और सिर हिलाया। हमेशा की तरह वह चादर के ऊपर लेट गया और अपने सिर को अपने हाथ से सहारा दिया। इससे पहले कि वह कहानी शुरू कर पाता, उसने अनन्या की सुस्त आवाज़ सुनी। क्यों नहीं, तुम अपना पजामा क्यों नहीं पहन लेते और हमारे साथ चादर के नीचे लेट जाते?
मेंगमैन थोड़ा स्तब्ध रह गई। एक पल बाद उसने अपना छोटा हाथ उठाया और अपनी दाईं ओर के स्थान को थपथपाया। पापा, अपना पजामा पहन लो और मेरे बगल में लेट जाओ। रणविजय हंसा। जरूर, उसने खड़े होने और दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले कहा। वह अचानक रुकने से पहले सिर्फ 2 कदम चला। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मेरे पास कोई पजामा नहीं है। क्या, तुम्हारे पास कोई पजामा क्यों नहीं है? अनन्या ने हैरान स्वर में पूछा। जब मैं छोटी थी तो मुझे नग्न अवस्था में सोना पसंद था। अब मैं सिर्फ अपने बॉक्स में सोती हूँ। ओह, अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, कल रणविजय के लिए कुछ पजामा खरीदने की योजना बना रही थी। हालांकि अगली चीज जो अनन्या ने देखी उसने उसके दिमाग को पूरी तरह से हिला दिया। उसकी आंखों के सामने ही रणविजय अपनी जैकेट और फिर अपने कपड़े एक एक करके उतार रहा था। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अनन्या ने अपने सिर पर कंबल खींच लिया। कुछ ही क्षणों बाद वह उत्सुकता से भर गई। उसने कंबल को थोड़ा नीचे किया, जिससे एक जोड़ी खूबसूरत और बड़ी आंखें दिखाई दी जो रणविजय को देखते हुए झपक रही थीं। भगवान, उसका शरीर अद्भुत है। अनन्या ने चुपके से झांकते हुए अपने निचले होंठ को काटा। आज रणविजय ने कैजुअल पोशाक पहनी हुई थी। जैकेट के हटने के बाद उसने एक सफ़ेद छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट देखी जो उसके धड़ से चिपकी हुई थी। कुछ ही क्षणों बाद टी शर्ट भी गायब हो गई और रणविजय का धड़ नंगा रह गया। उसके पैक्स और एब्स स्पष्ट थे। उसके बाइसेप्स भी बहुत अच्छे थे। कुल मिलाकर उसका शरीर बहुत संतुलित और सुडौल था। उसकी मांसपेशियां बॉडी बिल्डर जितनी अतिरंजित नहीं थीं बेशक, लेकिन वह अभी भी फिट और मांसल दिख रहा था। उसे देखकर किसी को भी एकदम सही अनुपात वाले पुरुष शरीर का आभास होगा। उस पल में अनन्या भी उसे चुपचाप चेयर कर रही थी। अगली चीज जो अनन्या ने देखी उसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रणविजय ने पहले अपनी बेल्ट खोली और फिर सीधे अपनी पैंट उतार दी। एक पल में रणविजय एक बॉक्स में रह गया जो दूसरी त्वचा की तरह उसके शरीर से चिपका हुआ था। अनन्या ने एक हल्की चीख निकाली और जल्दी से अपनी आंखों को ढकने के लिए कंबल को ऊपर की ओर खींच लिया। उसका दिल उसकी छाती में एक छोटे हिरन की तरह उछल रहा था। वह वहाँ बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि वह। अनन्या ने अपने विचारों में कुछ और सेकंड बिताए इससे पहले कि वह अपना आत्मनियंत्रण खो दे और चुपके से कंबल नीचे कर दे। लेकिन तब तक रणविजय पहले से ही बिस्तर पर चढ़ रहा था। मेंगमैन के लगातार आग्रह के तहत रणविजय ने कंबल उठाया और पहली बार बिस्तर पर लेट गया। 2 वयस्कों के बीच लेटी हुई मेंगमैन बिल्कुल खुश दिख रही थी। पापा, गले लगो। माँ, तुम भी गले लगो, उसने कहा। बच्चे के आग्रह से प्रेरित होकर दोनों वयस्क बीच में और जुट गए। बस इसी तरह 3 लोगों का परिवार कंबल के नीचे एक समूह में गले मिल रहा था। मैं अब कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है? रणविजय ने कहा। फिर उसने अपना गला साफ किया और अपनी कहानी शुरू की। तो बौनों के राजा और डार्क एल्व्स के राजा ने एक साथ एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था। रणविजय ने गहरी आवाज में कहानी सुनाई। हालांकि मेंगमैन आज बहुत ऊर्जावान लग रही थी। उसने कहानी को गहरी दिलचस्पी के साथ सुना और बिल्कुल भी झपकी लेने का संकेत नहीं दिया। अच्छा, इससे रणविजय थोड़ा परेशान हो गया था। छोटी लड़की, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो? तो रणविजय ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए अपनी आवाज की गति को धीमा कर दिया, जैसे कि वह कोई लोरी गा रहा हो। तभी मेंगमैन को नींद आने लगी। लगभग 10 मिनट बाद रणविजय की इच्छा पूरी हुई। बच्चा सो गया था। हे, रणविजय ने हंसते हुए मेंगमैन को उठाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। फिर वह उठा और मेंगमैन के छोटे से बिस्तर पर चला गया और उसे लिटा दिया। रणविजय ने मेंगमैन के सोते हुए शरीर पर कंबल डाला और फिर उसके गुलाबी गाल पर एक कोमल चुंबन दिया। उसके बाद रणविजय तेजी से वापस अनन्या के बिस्तर पर चढ़ गया। अनन्या का दिमाग नींद के कारण पहले से ही थोड़ा धुंधला था। मैंने नहीं कहा था कि तुम ऊपर आ सकते हो, उसने नाजुक आवाज में कहा। अरे, बिस्तर से उतर जाओ। अनन्या ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और रणविजय को धीरे से धक्का दिया। उसके चेहरे पर भाव से जैसे वह उसे चाहती थी लेकिन मांगने में बहुत शर्मीली थी, और जिस तरह से उसकी आवाज़ ठीक उसी समय सुनाई दे रही थी, रणविजय को पता था कि अगर वह अभी बिस्तर से उतर गया तो वह एक बेवकूफ़ होगा। इसलिए रणविजय ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जिसे उसने उसे धकेलने के लिए आगे बढ़ाया था। फिर उसने एक तेज गति से अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मतलबी हो। अनन्या का चेहरा लाल हो गया था। नकली गुस्से में उसने कहा, तुम? हम? मम्मा। उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपने पतले सेक्सी होठों पर दबाव महसूस किया। बस ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। रणविजय अनन्या की कोमलता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अनन्या भी महसूस कर सकती थी कि उसके भारी पुरुषत्व की लहरें उस पर टूट रही थीं, जिससे उसका दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान और भी बढ़ रहा था। उनके चुंबनों की मधुर ध्वनियां शांत कमरे में भर गईं। अनन्या के चुंबन अभी भी अजीब और कठोर लग रहे थे। हालांकि रणविजय की छेड़खानी के कारण अनन्या प्रतिक्रिया देने लगी थी। उनके शरीर का तापमान आसमान छूने लगा। आखिरकार रणविजय के हाथ शरारती होने लगे। किसी तरह अनन्या के पजामे की कमीज उसकी गर्दन तक खिसक गई थी। उसकी नग्नता और उसकी सुंदरता का नजारा निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे बाहरी लोगों को कभी नहीं बताया जाना चाहिए।
केवल रणविजय ही इस क्षण में उसकी सुंदरता की गहन गहराई को समझ सकता था। समय उन दोनों को पता चले बिना ही बीत गया। उनके होंठ एक दूसरे से अलग हो गए। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या की तेजस्वी आंखों में चमक थी। उसकी आंखें बार बार चमक रही थीं। रणविजय जानता था कि इसका क्या मतलब है। अनन्या मोहित थी, वह मूड में थी, जिस कारण रणविजय ने खुद को अनन्या के शरीर के ऊपर दबाया। उसके हाथ घूमने लगे, उसकी त्वचा को छूने की मांग करते हुए। ओह तुम मतलबी, तुम। एक बार फिर वह वासना की लहर से टकराई जिसका वर्णन शब्दों की शक्ति से परे था। अनन्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। रणविजय जानता था कि आज की रात उसके यौन आनंद की रात थी। बंद करो, तुम मतलबी। मेंग मेंग यहाँ है, अनन्या ने दूसरी बार उनके होंठ अलग होने के बाद धीरे से कहा। थोड़ा सा हाँफते हुए रणविजय ने धीमी आवाज में कहा, ओह, फिर हम दूसरे बेडरूम में चलेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। हाँ, हम कर सकते हैं। रणविजय अब अपने दिल में जलती हुई इच्छा को रोक नहीं सका। उसके हाथ और त्वचा की तलाश में थे। इससे अनन्या इतनी उत्तेजित हो गई कि उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। अफसोस, जब रणविजय का उत्साह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था, अनन्या के होंठ धीरे धीरे खुले और उसने धमाकेदार आवाज में कहा, आज महीने का मेरा समय है। कबूम! रणविजय की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी कोठरियां जम गईं। उसके शब्दों ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया था। ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ के पानी की एक बाल्टी से उसके दिल की आग बुझा दी हो। उसे पता नहीं था कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह पूरी तरह से उलझन में था, और इस तरह से कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे वह रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं बहा पा रहा था। ये कुछ वैसा ही लगा जैसा कि लोकप्रिय इंटरनेट पर कहा जाता है, मैंने अपनी पैंट पहले ही उतार दी है और तुम मुझे अभी बताओ। फफट! रणविजय के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर अनन्या खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। देखो, तुम बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हो, अनन्या ने बनावटी गुस्से के लहजे में कहा। फिर उसने रणविजय को एक और हल्का धक्का दिया। ठीक है, बिस्तर से उतर जाओ। मेरा पीरियड आज दोपहर को ही आया है। इसके अलावा मैं इतनी जल्दी तुम्हारे जैसे विकृत व्यक्ति से अपवित्र नहीं होना चाहती। वह अभी भी आधी बेहोशी की हालत में रणविजय अनन्या के बगल में लेट गया। 2 सेकंड बाद उसे होश आया। खैर, जो भी हो, वैसे भी अनन्या पहले से ही मेरी है। वह अंततः खुद को मेरे हवाले कर देगी। एक छूटे हुए अवसर पर इतना गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। रणविजय के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी और उसने अनन्या को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसने अपनी स्थिति बदली ताकि वह उसके ऊपर हो। उसने अनन्या की खूबसूरत आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक आज़ादी से घूमने दूंगा, लिटिल रेड राइडिंग हुड। हंफ! विकृत! लेकिन मुझे अभी ब्लू बॉलर्स का गंभीर मामला है। मुझे क्या करना चाहिए? रणविजय ने अनन्या को चिढ़ाते हुए कहा। अनन्या उस विचारोत्तेजक टिप्पणी पर और भी अधिक लाल हो गई। ठंडा स्नान, उसने जवाब दिया। अनन्या इतनी प्यारी लग रही थी। रणविजय ने एक और चुंबन चुरा लिया। हालांकि अंत में उसकी किस्मत खत्म हो गई थी, फिर भी वह आज की रात को एक बड़ी जीत मानेगा। इस तथ्य के अलावा कि वह अंतिम चरण पर आगे नहीं बढ़ सका, उसकी बाकी योजना काफी हद तक सुचारू रूप से चल रही थी। उसे बहकाने के लिए उसने जो भी प्रयास किए थे, उसके बावजूद रणविजय को उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी उसने चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उनके पास दुनिया का सारा समय था। चीजों को धीरे धीरे करना पूरी तरह से ठीक था। आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। अंत में रणविजय और अनन्या एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे, एक दूसरे को प्यार भरे शब्द फुसफुसाते रहे। धीरे धीरे वे दोनों एक शांतिपूर्ण नींद में चले गए। रात चुपचाप बीत गई। रणविजय अगली सुबह सो गया, जो उसके लिए एक दुर्लभ बात थी। वे दोनों सुबह 8 बजे मेंगमैंग द्वारा जगाए गए, जो सबसे पहले जागने वाली थी। अनन्या ने धुंधली आंखें खोलीं। उसने तुरंत अपने ऊपरी शरीर में नग्नता की स्थिति को देखा। वह शर्मा गई और रणविजय को कपड़े पहनने के लिए कहा। रणविजय जोर से हंसा और अपने कपड़े वापस पहनने के लिए उठ खड़ा हुआ। नहा धोकर वह नाश्ता बनाने के लिए नीचे चला गया। हालांकि जैसे ही वह नीचे आया और खिड़की से बाहर देखा, वह स्तब्ध रह गया। बाहर इतने सारे लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? रणविजय ने सोचा।